डन जी। चलिए बी ए जी पूछिए मेरे भाई। एक तो ये क्वेश्चन ये होता है ए और बी इक्विवेलेंट सेपरेट होते वो तो पता होता है कि सेपरेट होते तो उसके अंदर जब देखो क्वेश्चन 5 में ए रिक्वायरमेंट में दो कॉम्बिनेशन है ये भी एक पेज पे करना है सेपरेट नंबरिंग के हवाले से क्वेश्चन, चूंकि ये भी रेलिवेंट है एग्जाम से इसलिए बता रहा हूँ। उन्होंने कहा सर क्वेश्चन नंबर 5 हर क्वेश्चन अलग पेज पे करना है, ये पता है ना आपको। पेज के ऊपर डब्बे बने होते हैं ना, कितने डब्बे बने होते हैं? 3। अच्छा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना होता है लिखना कि राइट साइड से? अगर सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो, किसी का कोई पार्ट ना हो, कोई पार्ट नहीं है, एक क्वेश्चन है वो सिर्फ क्वेश्चन 5 है, जैसे सॉरी क्वेश्चन 4 है, 3, कोई भी एक क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन, 3 डब्बे ऐसे बने होते हैं टॉप पे। क्वेश्चन 5 यहाँ पे लिखते हैं आप या के यहाँ पे लिखते हैं? ये राइट है, ये लेफ्ट है, यहाँ पे लिखते हैं। ओके ये हो गया मेन। और अगर इसका कोई पार्ट नहीं है आगे कुछ लिखेंगे? ब्लैंक छोड़ दिया। अगर इसका पार्ट ए है, अगर 1 2 नहीं है आगे तो क्या आगे यहां कुछ लिखेंगे? अगर ए के आगे सब पार्ट्स हैं आगे लिखेंगे। तो हर पार्ट जो है वो आपने, ये हर क्वेश्चन तो अलग पेज पे करना ही करना है, हर पार्ट भी अलग पेज पे करना है, और हर सब पार्ट भी अलग पेज पे करना है। ठीक है, एक बात ये सुनने। दूसरी बात, अगर एक क्वेश्चन 2 सफ़ों पे चला जाए, क्वेश्चन नंबर 5 2 सफ़े पे चला गया, अगले सफ़े पे क्या हमें टॉप पे कुछ लिखना है कि नहीं लिखना? कितने स्टूडेंट्स लिखते हैं, कितने स्टूडेंट्स नहीं लिखते? ओके लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरा ख्याल अगर आपने नहीं भी लिखा है, ऐसा ही है ना? लेकिन लिखना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे भी क्वेश्चन 5 लिख लें, आगे कंटिन्यूएशन है। एक अहम चीज, बात पुरानी है लेकिन आईकैप के जो रेलिवेंट ऑफिशियल्स थे, एक मीटिंग के दौरान में उन्होंने बताया था, ये टीचर्स की मीटिंग थी, एक दूसरे कॉलेज के टीचर्स ने क्वेश्चन पूछा था, अगर बच्चा सेम पेज पे क्वेश्चन स्टार्ट कर देता है तो क्या उसे 0 मार्क्स मिलेंगे? क्योंकि जब ये स्कीम आई थी ना 4-5 साल 6 साल पहले, तो उस वक्त आपको पता है जब भी कोई नीचे आते तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। आपका क्या ख्याल है, क्या कहा होगा उन्होंने? कितने स्टूडेंट का ख्याल है अगर सेम पेज पे क्वेश्चन फर्स्ट करें स्टार्ट 5 खत्म हुआ, आगे 6 से उधर से स्टार्ट कर दिया, कितने स्टूडेंट के ख्याल में वो 0 नंबर मिलेंगे? और कहते हैं हम मार्क कर लेते हैं, लेकिन बेहतर यही है सेपरेट पेज पे करें। ठीक है, तो आपके लिए भी एडवाइस सही है। अब देखिए वो पुरानी बात है तो मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, मे भी उस वक्त नया नया सिस्टम हो तो उन्होंने कहा हो कि चले जब तक बच्चे सेटल डाउन नहीं होते ना उनको रिलैक्सेशन दे दे, अब शायद ना देते हो, लेकिन मेरा ख्याल, जाती ख्याल यह अभी भी चेक करते होंगे, सिर्फ ये छोटी सी इशू की वजह से बच्चे को फेल नहीं करते होंगे। लेकिन एहतियात का तकाजा यही है आपने कि हर पार्ट भी अलग पेज पे करें और हर सब पार्ट भी अलग पेज पे करें। लेकिन अगर सेम पेज पे आप कर देते हैं तो इसको सर पे सवार करने की जरूरत नहीं होती। बच्चे होते हैं ना छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाते हैं, मैं खुद सुन रहा हूँ छोटी छोटी ऐसी अजीबोगरीब सी बात, कुछ ऐसी बातें मैं आपको बता भी नहीं सकता, इन बातों पर परेशान होता। हर पेपर मैं पेपर के दौरान में 5-5 दफा चेक करता था मेरा CRN ठीक है कि नहीं। मुझे लगता था मैंने CRN गलत लिख दिया, और अगर CRN गलत लिख दिया ना, ये ना पेपर किसी और स्टूडेंट के खाते में चला जाए और मैं फेल हो जाऊँ। 5-5 दफा घर आके भी मेरे जहन में होता था पता नहीं मैंने CRN सही लिखा है कि नहीं लिखा। इस तरह के इशू छोटे मोटे शायद आपके जहन में भी, तो ये नेचुरल होते हैं, इनको इग्नोर किया करें, अगले पेपर के ऊपर फोकस किया करें। कुछ छोटी मोटी गलतियां, आईकैप भी ऐसा नहीं है कि कुल्हाड़ा लेके बैठा हुआ है कि छोटी सी गलती की और आपको उड़ा के रख दिया, ऐसी बात नहीं है। छोटी मोटी गलती आईकैप भी अकोमोडेट कर देता है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश यही करनी है कि हत्तल इम्कान आईकैप ने जो हमें सिस्टम, जो रूल्स पॉलिसी बताए हैं उनके मुताबिक चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने पढ़ लिया। अच्छा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ऑडिट प्रोसीजर में फर्क समझ आ गया ना? अब 5B, ये क्या था? हाँ ये है ऑडिट प्रोसीजर, बताइए। अच्छा पार्ट 1 जो है वो है हमारा ऑडिट प्रोसीजर। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा हमें। NPML holds small number of high value robotic components and large volume of low value screws and bolts। इन्वेंट्री में कुछ हाई वैल्यू आइटम है, कुछ लो वैल्यू आइटम्स है। ऑडिट टीम टेस्टेड ऑल हाई वैल्यू आइटम एंड सेलेक्टेड ए सैंपल ऑफ लो वैल्यू आइटम। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं हम, हाई वैल्यू आइटम में से सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, लो वैल्यू में से सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे ही होता है ना। वो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव कंफर्मेशन में भी यही रूल पढ़ा था, स्ट्रेटिफिकेशन कर लो, और पॉजिटिव जो लार्ज वाली है वो पॉजिटिव के लिए। तो ये इस तरह की क्लासिफिकेशन नॉर्मल ऑडिट में।
During testing of the sample low value item, a pricing error was also identified. Management explained this error arose due to a mistake made by a temporary clerk who has since left NPML and asserted that the error is isolated and does not affect the valuation of remaining inventory. ये वो वन ऑफ एरर, ये किसकी तरफ इशारा है भला? एनोमली की तरफ। अच्छा, यहां पे दो क्वेश्चन है। कह रहा है आप मुझे बताओ, describe any four audit procedure that should be performed to investigate the difference identified during inventory count. इन्वेंट्री काउंट के दौरान में अगर आपको डिफरेंस नजर आता है उसके प्रोसीजर बताओ। क्या पूछ रहा है? फिर से पढ़ें। इन्वेंट्री काउंट के, ये क्वेश्चन है हमारा चैप्टर 10 सब्सटेंटिव प्रोसीजर का। ऐसा ही है कि आपने इन्वेंट्री काउंट किया, ऊपर उसने नहीं बताया कि कहीं पे डिफरेंस आया कि नहीं आया। नीचे क्या कह रहा है? अगर डिफरेंस आता है तो आप उसे कैसे रिजॉल्व करोगे। और बी में कह रहा है डिस्कस वेदर द आइटर शुड प्रोजेक्ट द प्राइसिंग एरर आइडेंटिफाइड इन द सैंपल ऑफ लो वैल्यू इन्वेंट्री आइटम्स। कैसे प्रोजेक्शन करनी चाहिए कि नहीं। इसका जवाब सिंपल है। पहले वन लाइनर, अगर ये एनोमली है तो इसको प्रोजेक्ट नहीं करना, और अगर एनोमली नहीं है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन तो फिर इसको प्रोजेक्ट करना है। ये वन लाइनर आंसर है। इसके बाद आगे आपने बताना है कि ये साबित करने के लिए कि एनोमली है हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए। टेम्परेरी एम्प्लॉय होना एक इंडिकेशन है कि वन ऑफ एरर, लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन नहीं है। इसके लिए हमें कुछ मजीद इंफॉर्मेशन भी चाहिए। जैसे क्या कि वो कितने अरसे तक जॉब पे ये काम करता रहा, कितने टाइम पीरियड तक ये एरर रिपीट हुआ, उस अरसे में क्या उसने कोई और भी इस तरह की एरर की है। मैनेजमेंट जो थी वो क्यों नहीं इस एरर्स को उस वक्त आइडेंटिफाई करके करेक्ट कर सकी। ये इस तरह की फर्दर जब तक हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिलेगा इसको एनॉमली नहीं समझना। एनॉमली समझने के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस, ये कंसेप्ट पढ़ा ना हमने, ये डिस्कशन करनी है। ये तो हो गई बात, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सेकंड में आइडेंटिफाई हो गया था, एनॉमली है। अब कह रहा है स्टॉक काउंट में फर्क आ गया। ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर का क्वेश्चन। अब सुन लें, इस क्वेश्चन पेपर को भी सामने रख के आपको अंदाजा हुआ होगा कि इसमें उसने 4-5 जगहों पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर को टेस्ट किया। सब्सटेंटिव प्रोसीजर आप समझते हैं आपका सबसे वीक एरिया। सिंपल रूल, वो रूल के एग्जाम में आपको याद रखे सब कुछ भूल जाए। आपने इस रूल के मुताबिक प्रोसीजर सोचने हैं। सिंपल क्या, आपने देखना सोचना है ये सिचुएशन कौन सी है। इसे सुन लें, सब्सटेंटिव प्रोसीजर का कोई भी केस दे दे, कोई भी केस दे दे, आपने स्टेप बाय स्टेप क्या सोचना है प्रोसीजर लिखते हुए वो बताने लगा हूं। जो रटे शटे लगाए हुए हैं बस उनका काम खत्म हो गया, जो उनका काम था उन्होंने पूरा कर दिया, जो केस स्टडीज आपने करनी थी कर ली। अब कोई जरूरत नहीं सब्सटेंटिव प्रोसीजर की केस स्टडी की। अब अप्रोच सुने क्या होगी किसकी, अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर की। वो आपको केस स्टडी देगा। पहली चीज आपने सिंपल इतना सोचना है, इस सिचुएशन में मैं खड़ा हूं, अगर ये सिचुएशन प्रैक्टिकली हो तो मैं क्या करूंगा। सिर्फ ये क्या सोचना है, इस सिचुएशन में मैं प्रैक्टिकली खड़ा हूं, मुझे क्या करना होगा। उसके बाद जो जो प्रोसीजर आपके जहन में आए आपने लिखने हैं। क्योंकि याद रखिएगा प्रोसीजर कैसे लिखना है ये हम आपको सिखा चुके हैं। कैसे स्टार्ट करना, कैसे आपने इतने देखिए, इतने पढ़ पढ़ के ना, जैसे 10 कहानियां पढ़ लेना, 11वीं कहानियां आप अपनी बना सकते हैं। तो आपने 10-15 क्या आपने हजारों प्रोसीजर पढ़ लिए होंगे, खुद से प्रोसीजर बना सकते हैं। असल चीज क्या है, प्रोसीजर लिखना कौन सा है। प्रोसीजर लिखना अब इस वक्त 6 महीने की केस स्टडी करने के बाद
आप इस पॉइंट पे हैं कि अगर आपको मैं हेडिंग बता दूं ना, प्रोसीजर आप लिख सकते हैं, ऐसा है कि नहीं है? मसला क्या है भाई सर, लिखना क्या है, हेडिंग क्या होगी, वो कैसे डिसाइड करना, उसका असूल बता रहा हूं, और यही असूल आपने एग्जाम में चलाना है। असूल क्या है? मैं प्रैक्टिकली सिचुएशन में हूं, इसको रिजॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो जो आपके जहन में प्रोसीजर आता जाए वो आपने लिखते जाना है। इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलना, बस एक लिमिटेशन है, बाउंड्री क्या है, इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलना। यानी उसने एग्जाम में ये आपको सिचुएशन दे दी, एग्जाम में उसने ये सिचुएशन दे दी, आपने क्या करना है, अपने आप को इस सिचुएशन में लेके आना है और डिसाइड करना है मैं कौन से वाला, अगर मैं प्रैक्टिकली ये काम कर रहा होता तो मैं क्या करता, किस किस चीज को चेक करता। वो जो भी प्रोसीजर आपके जहन में आए, इस केस स्टडी की इंफॉर्मेशन के अंदर रहते हुए, ये प्रोसीजर है, ये है, ये है, ये है, ये एक सिचुएशन के अंदर ना, आप यकीन नहीं करेंगे 50 प्रोसीजर हो सकते हैं। आपसे 5 6 7 8 मांगता है, इससे ज्यादा नहीं मांगता। आप क्या समझ रहे होते हैं, मैंने अगर ये लिखे, ये लिखे, ये लिखे, पता नहीं ठीक लिखे कि नहीं लिखे। भाई आपने जो लिखा वो भी ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप लिख देते वो भी ठीक होता, वो भी ठीक होता। बस कौन से वाला ठीक नहीं होता, जो इस सिचुएशन से हटके आप लिख रहे होते हैं। ये असूल समझना है आपने। असूल ये नहीं है प्रोसीजर कौन सा लिखना है कौन सा नहीं लिखना, कंसेप्ट इसमें नहीं है। कंसेप्ट किसमें है कि इस सिचुएशन के अंदर रहते हुए प्रोसीजर लिखना है, प्रोसीजर लिखना है। सब्सटैंटिव प्रोसीजर कभी रटे के साथ नहीं चलते, ये सिचुएशन के साथ चलते हैं। वो जो केस स्टडी में हम आपको बताते हैं ना, वो प्रैक्टिस करवाने के लिए। आप हमेशा यही मैच करते रहते हैं, यार ये मेरा प्रोसीजर सोल्यूशन में लिखा था तो सही है, ये नहीं लिखा था तो ये गलत है। सर 50-60% मैच होते हैं, बाकी नहीं होते। और 50-60 क्या 20% भी मैच होना, अगर बाकी की 80% आपके सिचुएशन से रेलिवेंट है, वो ठीक है, लेकिन आपको ये बात समझ नहीं आएगी। सम टाइम होता है आप जो समझ रहे होते हैं ना, समझ रहे होते हैं, नमाज का टाइम होगा, ब्रेक करते हैं, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आए। मुझे कहानी याद आ गई। वो कोई बादशाह था, उसको एक वहम था कि अगर जंग में मैं खुद जाऊंगा ना तो मर जाऊंगा। वो जंग लड़ने के लिए गया, मर गया। क्या अपने वहम की वजह से मरा? नहीं भाई, जंग में तो वैसे ही चांस होता है मरने का। अब अगर फर्ज कीजिए वो दोबारा जिंदा हो जाए, देखा मैं कहता था ना मैं जंग में जाऊंगा तो मर जाऊंगा, देखो मैं मर गया। तो वो इस वजह से कहेंगे भाई जो बंदा भी लड़ने के लिए जाता है 50-50 चांस होता है, वो तो वैसे भी मर सकते थे। तो अगर एक बच्चा कहे सर मैंने सब्सटेंटिव प्रोसीजर अपनी जजमेंट की बेस पे किए और मैं पास नहीं हो सका, तो जजमेंट वाला तरीका तो सही नहीं है। तो क्या ये इसकी सोच सही है? भाई फेल होने के और भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो कि हमारा माइंड फोकस एक जगह पे होता है, हमें लगता है वही रीजन है। क्वेश्चन एक मैंने सही नहीं किया था, इसकी वजह से मैं शायद फेल हो, हालांकि और भी रीजन हो। तो ये जहन में रखिएगा, आपकी जो फीलिंग होती है ये कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच नहीं करते, इसीलिए मेरा आंसर गलत हुआ होगा, इसलिए मुझे इसमें नंबर नहीं मिले होंगे, ये परसेप्शन फॉल्स है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर दुनिया का कोई बंदा आके कह दे कि इसमें यही सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं, 100 लिख ले, 100 प्रोसीजर लिख ले, और कोई बंदा आके कहे 101वां नहीं हो सकता, होगा तो गलत होगा, मेरे सामने लेके आए, मैं मान लूं उसको। पूरे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अंदर एक स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताता हो कि किस सिचुएशन में क्या होंगे। अगर कहीं पे गाइडेंस मौजूद है, साथ में यही भी लिखा हुआ है कि अल्टरनेटिव प्रोसीजर भी पॉसिबल है, कोई वजह है? ऑडिटिंग प्रोसीजर के ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, रिपोर्ट के ऊपर है, रिटन रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है, कंफर्मेशन के ऊपर है, सब्सिक्वेंट इवेंट के ऊपर है, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर है, रिस्क असेसमेंट के ऊपर है, ठीक है, गाइडेंस है। प्रोसीजर के ऊपर नहीं है। भाई कोई वजह तो नहीं है ना, समझ रहे हैं? लेकिन आप इस चीज को पिक नहीं करते, आप कहते हैं नहीं सर सवाल वही सही जो सॉल्यूशन से मैच हो जाए। नहीं, तो ज़हन में रखिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर का सिंपल रूल क्या, याद नहीं करना, अगले 2-3 दिनों में कोई याद नहीं करना, सिर्फ सिचुएशन पढ़ के अपने आप को सिचुएशन में फील करना है कि मैं सिचुएशन में हूं। काउंटिंग पढ़ी है आपने, ऑडिट के लेक्चर लिए हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस सिचुएशन में मसला क्या है। मसला समझे, और उससे रिलेटेड जो जो प्रोसीजर में आ रहा है लिखे। वो प्रोसीजर आपके ज्यादा अहम है उससे जो आपने याद किए होंगे। क्यों भला? क्योंकि जो प्रोसीजर आप अब सिचुएशन को सोच के लिख रहे हैं ना, वो है इन दी अबव सिनेरियो वाले, जो आई कैप रिक्वायर करता है। कोई बात समझे कि नहीं?
अब अक्सर स्टूडेंट क्या सोच रहे होते हैं, ये केस स्टडी है, ये ना मैंने कहाँ पढ़ी थी, इससे रिलेटेड केस स्टडी, उसमें जो प्रोसीजर थे वो लिख लो। गलत अप्रोच। क्या सोचना है आपने, हाँ ये सिचुएशन है, मैं प्रैक्टिकली हूँ उस सिचुएशन में, और याद रखिएगा उसने 8 पूछे है ना, 50 प्रोसीजर हो। मैं हल्फिया बयान देने को कसम नहीं खाता होता मैं, वरना मैं आपको सिर्फ इसलिए आप इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाते। मैंने देखे हुए प्रैक्टिकली ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोसीजर। एक मेरे पास एरिया छोटा सा एरिया, स्टोर्स एंड स्पेस का एरिया होता था कंपनी थ्री स्टेट, और 70-75 प्रोसीजर होते थे, और एक प्रोसीजर के अंदर पता नहीं क्या कुछ लिखना होता था। इनमें छोटा सा एरिया होता था ओवरऑल, उसके 70-75 प्रोसीजर होते थे। ये तो फिर इन्वेंटरी मैन्युफैक्चरिंग। तो क्या सिखाना चाह रहा हूं, आईकैप ने अगर 8 पूछे हैं ना, तो उसके 80 प्रोसीजर होंगे। लाजमी नहीं है कि आपके उसके साथ मैच करें। बहरहाल जो बड़े बड़े प्रोसीजर तो आपको पता ही है क्या होते हैं, सिचुएशन के लिहाज से आपने पिक करना है कि क्या है। अब मुझे बताइए अगर डिफरेंस है क्या करेंगे, सोचे, माइंड को ओपन रिलैक्स रखें। फिजिकल बैलेंस कुछ हो रहा है, बुक बैलेंस कुछ हो रहा है, फर्क आ गया, क्या करेंगे, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे, शाबाश 1 नंबर हो गया। और आज की डेट का जिस डेट का डिफरेंस है फिजिकली, हाँ फिजिकली इंस्पेक्ट कर लिया, डिफरेंस इसलिए उसके बाद आया था। मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर लिया, फिर उसके बाद हाँ डिस्पैच नोट्स देख लिए, मैनेजमेंट ने जो रिकंसिलिएशन प्रोवाइड की उसकी रीजनिंग देखी, उसमें अगर फर्ज कीजिए कोई ऐसे हैं जो कि गुड डिस्पैच कर दिए थे, ठीक है, उनका फर्क आ रहा है, या परचेजिंग का कट ऑफ एरर की वजह से फर्क आ रहा है, कट ऑफ के डॉक्यूमेंट्स को चेक कर दिया आपने, उस सिचुएशन में अपने आप को लेते हैं, ये अहम चीज है। और जो जो प्रोसीजर आपके जहन में आए क्या करना है, कुछ कुछ बात समझ आ रही है कि नहीं आ रहा है। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर की स्ट्रेटजी क्या है, पहला, क्या मुझे सब्सटेंटिव प्रोसीजर अब पढ़ने हैं, चैप्टर 10 सारा पढ़ना है, नहीं पढ़ना, बंद, जो करना था कर लिया, मतलब वो जरूरी था लेकिन जो उसका काम था वो हो गया। अब क्या करना है, अब केस स्टडी पढ़ के मुझे रिटर्न फॉर्म में सोल्यूशन लिख के सोल्यूशन के साथ स्टैटिस्टिक्स मैच करने चाहिए, ये भी नहीं करना। अब क्या करना है, सिंपल, क्वेश्चन को पढ़ना है, अपने प्रैक्टिस करनी है। मैं इस सिचुएशन में हूं अगर प्रैक्टिकली, तो मैं क्या क्या काम करूं, लॉजिकली सोचे, प्रैक्टिकली सोचे, बुक वाइज ना सोचे, बुक वाइज नहीं सोचना, ठीक है। अब तो बल्कि आपको प्रोसीजर का सोल्यूशन भी देखने की जरूरत नहीं है, छोड़े उसको, सिर्फ ये देखिए आप कंफर्टेबली आपके सामने प्रोसीजर आ रहे हैं कि नहीं। डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो देख लेना चाहिए, हर एरिया के डॉक्यूमेंट, हाँ वो देख लेना चाहिए, हर एरिया के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं, बिल्कुल वो देख लें, वो आपको याद होने चाहिए, वो ठीक है, कोई बात नहीं। और उसके लिए भी अब क्या है, अब आप एक तो काउंटिंग का नॉलेज होगा आपके पास, उसको उसमें आपको पता होता है, उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह सिखाते हैं, ऑडिट में भी हम डॉक्यूमेंट्स सीखते रहे हैं, ठीक है। अभी अगर आप करना चाहते हैं तो किताब में से ढूंढने की जरूरत नहीं, किसी एक जगह पे सारे डॉक्यूमेंट्स तरतीब से नहीं लगे हुए। अब क्या करना है, हाँ चैट जीपीटी से जाए, उसे कहे ये एरिया बताए, इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पढ़ लें उसको, बस काफी है। अपने आप को आपने मेमोराइजेशन की तरफ नहीं लेके जाना, रिवीजन और कंसेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ लेके जाना अगले 2-3 दिन में। कुछ समझ आया, आगे चलते हैं। अब ब्रेक कर ले नमाज के लिए कि निपटा के फिर नमाज कर ले, क्या कहते हैं, बाद में कर लेंगे, ब्रेक कर ले, 10 मिनट लगा खत्म कर दो। कितने स्टूडेंट का हाल है कंटिन्यू करें, कितनों का हाल है ब्रेक करें, चले कंटिन्यू करते हैं, ओके। रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई द की ऑडिट इशू रिलेटिंग टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अराइजिंग फ्रॉम द अबव सिनेरियो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में देखिए मसला क्या है, और डिस्कस द ऑडिट प्रोसीजर दैट द ऑडिटर शुड परफॉर्म टू एड्रेस द इशू आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए। सिंपल बताने लगा स्टूडेंट ने क्या किया, आपने बताना है स्टूडेंट पास होगा कि फेल होगा। पार्ट बी में स्टूडेंट ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर थे वो लिख दिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के प्रोसीजर्स ने बड़े अच्छे से याद किए थे। फेल के पास, फेल क्यों, फेल क्यों, उसने ये नहीं बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के, उसने बोला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जो इशू है ऊपर, मुझे उस इशू के प्रोसीजर बताओ। पिछले क्वेश्चन में भी सिमिलर कंसेप्ट था, उसने ये नहीं बोला था मुझे इन्वेंट्री की वेरिफिकेशन के प्रोसीजर बताओ, उसने बोला था इन्वेंट्री में फिजिकल बैलेंस और बुक बैलेंस का फर्क है, मुझे उसके प्रोसीजर बताओ। तो हमारी जितनी भी डिस्कशन थी वो सारी की सारी फिजिकल और बुक बैलेंस के गिर्द रिकंसिलिएशन, मैच, डिफरेंस, रीजन, रिकंसिलिएशन, डॉक्यूमेंट्स, इसके गिर्द घूमने थे।
यहां पे भी उसने ये नहीं बोला कास्ट ऑफ गुड सोल्ड के प्रोसीजर, समझे रिक्वायरमेंट क्या, उसने ये पूछा है मुझे कास्ट ऑफ गुड सोल्ड के प्रोसीजर बताओ, कि उसने ये पूछा है कास्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो इशू है मुझे उसके प्रोसीजर बताओ, इशू के प्रोसीजर बताओ, ठीक है। और आपको एक बात बताऊं, सिमिलर कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन उसने सीफैप लेवल पे पूछा था इसी टाइम, रिसेंट टाइम में, ठीक है, सिमिलर इशू, लेकिन पूछने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट था। योर फर्म इज द एक्सटर्नल, अब मैं देखना चाहता हूं आप इशू को आइडेंटिफाई करते हैं कि नहीं करते, अब मैं ये देखना चाह रहा हूं। योर फर्म इज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ नोवा मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड for the year ended 31st December 2025. NML manufactures engineered plastic components through a continuous production process comprising multiple stages including molding, finishing and final assembly. वो नेचर बता रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इससे हमें ये पता चला, ओके। ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर ऑफ द ईयर NML experienced frequent machinery breakdown and shortage of skilled technical staff. मशीनरी बार बार खराब होती रही, स्टाफ भी शॉर्टेज हो जाता था। These operational disruptions resulted in reduced production volumes. प्रोडक्शन वॉल्यूम कम हो गया। Increased reprocessing of working process. मशीनरी खराब होने से चीज गलत बन जाती थी, उसको दोबारा फिट करना पड़ता था, सही करना पड़ता था, reprocessing. And higher material wastage resulting in increased production cost. खेल गया है आपके साथ, बताइए इसमें क्या किया उसने वाला। इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड कर दिया वेस्टेज को, क्या बात कर, आप कहां पे लिखा है उसने एबनॉर्मल लॉस को इन्वेंट्री में ऐड कर दिया कॉस्ट में, कहां लिखा है उसने? नहीं, मटेरियल वेस्टेज है, मैं देखिए इस पे डिबेट नहीं है कि वेस्टेज हुई है कि नहीं हुई है, वो एबनॉर्मल लॉस है, ये भी एग्री करता हूं, आपने सही पिक कर लिया, ये एबनॉर्मल लॉस है, ऐसा ही है ना। अब इशू क्या होता है कि एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट ऑफ सेल्स में इंक्लूड, सवाल मेरा सिंपल है, क्या उसने क्वेश्चन में कहीं पे आपको इंडिकेशन दी है कि इस एबनॉर्मल लॉस को इन्वेंट्री में इंक्लूड किया गया कि नहीं? कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि क्वेश्चन में मेंशन है? कितनों का ख्याल है मेंशन नहीं है? मेंशन, क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, और कहाँ मेंशन है भला? रिजल्टिंग इन इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट, इससे पता चला प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज, इसको इंक्लूड किया गया तो इंक्रीज हुई है। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल था ये एक लफ्ज पिक कर पाएंगे आप, शाबाश। ये अचानक से मैं भी पढ़ते पढ़ते अचानक मेरा ध्यान गया तो मैंने इस इशू को आइडेंटिफाई किया, जल्दी जल्दी में शायद मैं आइडेंटिफाई ना कर पाता। अगर आप लोगों ने ये इशू आइडेंटिफाई की फर्स्ट टाइम, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा और ये इशू आइडेंटिफाई कर लिया कि एबनॉर्मल लॉस प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूडेड है यूनिट प्रोडक्शन में जो गलत है, तो आपकी तैयारी बेहतरीन है मेरी असेसमेंट के मुताबिक। कामयाबी ना कामयाबी अल्लाह ताला के हाथ में, उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर ये इशू आइडेंटिफाई कर लिया तो आपकी तैयारी बेहतरीन लेवल पे है। अच्छा, आप बताइए अब क्या करना है? अब जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं क्या इन्वेंट्री के परफॉर्म करने हैं? नहीं, किसके प्रोसीजर परफॉर्म है? इस इशू से रिलेटेड, ये जो एबनॉर्मल स्टॉक मशीनरी ब्रेकडाउन है, शॉर्टेज है, इससे रिलेटेड। अब आपने हर वो प्रोसीजर परफॉर्म करना है। अब आपने कोई सोच, मतलब अब देखें, ये आपने कभी खुद मुझे बताइए, और ये इशू इससे रिलेटेड प्रोसीजर कहीं आपने पढ़े अलग से? कोई वॉल्यूम 1 में था? नहीं था। आई कैप की बुक में कहीं पे था? नहीं था। 5 में कहीं पे था? नहीं था। फिजिकल बैलेंस, बुक बैलेंस वाला भी डायरेक्टली इस तरह का क्वेश्चन शायद आपको ना मिले। तो क्या करना है आपने? सब्सटेंटिव प्रोसीजर की स्किल क्या है? सिचुएशन में अपने आप को बिठाना है। जब आपने अपने आप को सिचुएशन में बिठा लिया, आपकी केस स्टडी पार है। एक मिनट बोलिए, क्या ये प्रोसीजर, ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करने लगे हैं ये अब प्रोसीजर, और आपने इसको सुनना है। ये मुझे प्रोसीजर बताएंगे, मैं उसे फिल्टर करूंगा कि आ सकता है कि नहीं आ सकता, ताकि हमारी ट्यूनिंग हो जाए कि क्या हमारी अप्रोच ठीक है। हाँ, क्वेश्चन उन्होंने कहा कि सर क्या ये देखेंगे
कि इनमें से जो वेस्टेज हुई है कितना नॉर्मल लॉस में आता है, यानी कितना नॉर्मली वेस्ट होता है, और कितना पोर्शन एबनॉर्मल है, क्या ये देखना चाहिए? आप बताइए। रेलिवेंट है, करेक्ट है, लेकिन शायद सोल्यूशन में नहीं होगा ये। क्या अगर फर्ज कीजिए सोल्यूशन में नहीं है तो गलत हो गया हमारा? नहीं। अगला प्रोसीजर बताइए। इंपेयरमेंट किस वजह से? मशीनरी ब्रेक डाउन, बार बार मशीनरी हो रही है, क्या इंपेयरमेंट का इंडिकेटर होता है? होता है, करेक्ट है, बिल्कुल आएगा, जरूर आना चाहिए, बड़ा अच्छा पॉइंट है। आगे आगे चले, आपका पॉइंट बताइए। हाँ, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स में नहीं आएगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स में से निकाल के दूसरे एरिया में लेके जाने के लिए क्या उसकी अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको? उसने देखें उस साइंस में मतलब क्या कहा, क्या है उसने, अगर आप ये थोड़ा देखें ना, कह रहा है डिस्कस द ऑडिट प्रोसीजर दैट द ऑडिटर शुड परफॉर्म टू एड्रेस इश्यूज। क्या इश्यू और इश्यूज में जमीन आसमान का फर्क होता है। इश्यूज को अंडरलाइन कर रहे हैं, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स की इंफॉर्मेशन के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स सकता है, और कोई अदर इश्यूज भी हो सकते, जितने भी इश्यूज है बताओ। अभी तो ये इश्यू है और भी है, अभी सोचते जाएं। लेकिन देखें एक चीज, सिर्फ प्रोसीजर जो मर्जी सोचे, आपने इस इंफॉर्मेशन से बाहर नहीं जाना। सब्सटेंटिव प्रोसीजर का असूल बता रहा हूं, सब कुछ भूल जाए, सारे मसले, सारे प्रोसीजर जो कुछ पढ़े हैं भूल जाए। ये असूल लेके जाना एग्जाम में। क्या क्या असूल? कि मैंने अपने आप को इस सिचुएशन के दायरे के अंदर रखना है, इससे बाहर नहीं जाना। इसके अंदर 50 प्रोसीजर होंगे, सारे ठीक है, और जहां बाहर गए 500 भी लिख देंगे वो गलत है। बताइए और क्या इश्यूज है, फटाफट बताएं। एनआरवी, इन्वेंट्री, भाई जो इन्वेंट्री बन गई है खराब, कोई खराब भी तो पड़ी होगी, सारी रीप्रोसेस थोड़ी हो गई। शाबाश। वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन, बिल्कुल, वो तो जजमेंटल इशू होता है, बिल्कुल ठीक। वर्क इन प्रोसेस की बिल्कुल ठीक है, इसमें इंक्लूड हुआ वर्क इन प्रोसेस। कहीं पे कहाँ लिखा है वर्क इन प्रोसेस? मुझे सिर्फ ये बता दें। करेक्ट। वर्क इन प्रोसेस की एनआरवी की भी बात कर सकते हैं आप, कि उसमें मजीद रीप्रोसेसिंग में कितनी कॉस्ट होगी। करेक्ट। और बताएं, अच्छा आप अपने ख्याल में वो प्रोसीजर बताएं इस सिचुएशन के अंदर रहते हुए जो इंतहाई बोंगा हो, इस सिचुएशन के अंदर रहते हुए इंतहाई बोंगा, जो आपके ख्याल में ये तो बिल्कुल गलत होता हो। मैं ये साबित करना चाहता हूं कि वो भी रेलिवेंट है, वो भी ठीक होगा, वो भी ठीक है। परचेज ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल कैसे? परचेज ऑफ मटेरियल, एक मिनट आ रहे, परचेज ऑफ मटेरियल की बात कर रहा है, लेकिन क्या परचेज ऑफ मटेरियल में इशू है? नहीं, इशू है मशीनरी में, इशू है स्टाफ में, मटेरियल नहीं, स्टाफ की बात करें। हाँ देखें, क्या स्टाफ कंपनी के पास क्या इतना ट्रेनिंग मटेरियल, कंपनी सफिशिएंट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है कि स्टाफ जो है वो ट्रेंड हो? हम उसकी कंट्रोल वीकनेस की भी बात कर सकते हैं, ये बिल्कुल कंट्रोल वीकनेस होगी कि स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की जा रही। कंपनी की पॉलिसी देख लें ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए पॉलिसी देखी जा सकती है, बिल्कुल वो रेलिवेंट होगा। डिस्कशन भी देख लो कि शॉर्ट क्यों हो रहा है। बिल्कुल, देखिए सिंपल रूल, आपने इस सिचुएशन के अंदर रहना है, मैं ये सिखाना चाह रहा हूं। वो जो होता है ना सॉल्यूशन के साथ मैच करना, उस अप्रोच को निकाल दे, निकाल दे। हाँ, हाई मटेरियल वेस्टेज होगा इस दौरान में, इसका मतलब मटेरियल भी ज्यादा परचेज किया गया होगा, उसकी परचेज कॉस्ट भी टेस्ट कर सकते हैं, वाकई परचेज किया है कि कहीं कोई फ्रॉड है, कि फेक परचेज शो कर रहे, ये भी रेलिवेंट है, ये भी रेलिवेंट है, और वैसे भी कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर आता है परचेजेस। अभी तो मतलब टाइम बाउंड नहीं है, तो ऐसे बता रहे हैं, सोच रहे हैं, तो टाइम बाउंड। हाँ, अभी टाइम बाउंड नहीं है आप, इसीलिए आप बता रहे हैं, गुड। लेकिन जब टाइम बाउंड होंगे फिर भी चंद एक तो बता ही सकेंगे, ठीक है? वो थोड़ा सा एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना वो रहेगा, लेकिन अभी भी आप उतने ही टाइम में बता रहे हैं जितना टाइम आपको एग्जाम में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इधर आधा घंटा सोच के कर रहे हैं। तो ये जो 8 मार्क्स का, तो फिर ये कितने हो? 8 मार्क्स कितने हो? अगला जवाब मेरा, क्या आपने कभी मार्किंग प्लान देखा है लेटेस्ट वाला, खास तौर पे उसमें बताइए एक प्रोसीजर को कितने नंबर देता है? आधा नंबर, 1 नंबर के 2 नंबर, 1 नंबर। 8 प्रोसीजर लिखने,
ठीक है, तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर का क्या हल है? अपने आप को उस सिचुएशन में रहते हुए जो भी आप प्रोसीजर लिखेंगे वो रेलिवेंट है। और ये ध्यान में रखिएगा, प्रैक्टिकली इसी इशू के 100 प्रोसीजर भी हो सकते हैं, ताकि आपको ये कंफर्ट मिले कि हाँ मैं गलत नहीं लिख रहा। डिफरेंट होना गलत नहीं होता। सर ये जो ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर ऑफ द ईयर, तो ये लिख सकते हैं कि कट ऑफ वाले प्रोसीजर के जो है। हाँ शाबाश, ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर की बात की है उसने, तो उन्होंने कहा क्या कट ऑफ एरर के बारे में बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर ले, लेकिन अगली बात कट ऑफ ऑन सेल्स की बात करेंगे, परचेजेस की करेंगे। हाँ, अब कट ऑफ सेल्स किया ना तो फिर आप उस एरिया से निकल जाएंगे, फिर वो जो आपका सेफ्टी सर्कल उससे निकल गए, फिर आप इररेलेवेंट की तरफ चले गए। परचेजेस पे करें वो रेलिवेंट है, बिल्कुल है। डन जी। अच्छा आगे चलते हैं, रिक्वायर्ड है। तो ये प्रोसीजर वाला मसला समझ आ गया आपको। आज के बाद प्रोसीजर्स आपने नहीं पढ़ने, सिचुएशन पढ़ के प्रोसीजर सिचुएशन के लिहाज से खुद सोचने हैं। लेकिन ये भी ना सोचिएगा कि सर अगर आखिरी दिन में आपने यही कहना था कि प्रोसीजर को लग कर दो तो फिर पूरे सेशन में दबा के पढ़ाते क्यों रहे हम? वो इस वजह से कि प्रोसीजर लिखना आए, आपको लिखना आए। सिर्फ ये फैसला करना कि कौन सा प्रोसीजर यहाँ पे रेलिवेंट है कौन सा नहीं, ये काफ़ी नहीं है। उस प्रोसीजर को लिखना भी आए, तो वो लिखने की प्रैक्टिस थी। अब आपने सिर्फ रेलिवेंस को सोचना। अल्लाह करे समझ आ गई हो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं? ओके चले। अच्छा यहाँ पे क्या कह रहा है? इवैल्यूएट द ट्रांजैक्शन विद ओटीएल। जहाँ पे ट्रांजैक्शन विद किसी कंपनी की बात करता है ना, तो उम्मीद तौर पर रिलेटेड पार्टी होती है। एंड डिस्कस द ऑडिट इशू राइजिंग फ्रॉम इट। 2 नंबर के लिए कह रहा है इशू आइडेंटिफाई करो, और फिर उसके बाद कह रहा है प्रोसीजर परफॉर्म करो। अच्छा इस क्वेश्चन में भी उसने ट्रिक खेल दिया था एक, फटाफट जरा इसको पढ़ते हैं। कैरियर फर्म इज द एक्सटर्नल आइटम ऑफ स्पेक्ट्रा पैकेजिंग लिमिटेड एसपीएल। एसपीएल ब्रैकेट में क्यों लिखा था कि आप अपने सोल्यूशन में लिखते रहे? फॉर द ईयर एंड 31 December 25 SPL is engaged in the manufacture and sale of industrial packaging material and historically operates solely as a manufacturing entity. SPL routinely undertakes internal research and developments actively to support its manufacturing process. अच्छा, यानी इसमें उसने उसका बताया है बिजनेस क्या है। वो क्या करता है? पैकेजिंग मटेरियल सेल करता है, मैन्युफैक्चर और सेल करता है, ठीक है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है कि अच्छे तरीके से पैकेजिंग कैसे की जा सकती। ओके, ड्यूरिंग द ऑडिट मैनेजमेंट डिस्क्लोज्ड दैट वन ऑफ एसपीएल्स डायरेक्टर्स होल्ड ए सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट इन ओरिएंट ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये लाइन क्यों दी? एसपीएल्स डायरेक्टर होल्ड सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट इन दूसरे, किस चीज की इंडिकेशन है? रिलेटेड पार्टी की। Management further informed the audit team that during the year SPL transferred an ongoing R&D project relating to a new biodegradable packaging material to OTL as part of a strategic realignment of group activities. और अब क्या किया ड्यूरिंग द ईयर? क्या किया? ट्रांजैक्शन। उसने अपने प्रोजेक्ट जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है क्या कर दिया? रिलेटेड पार्टी को दे दिया, ट्रांसफर कर दिया। ओके, द ट्रांसफर वाज कैरीड आउट एट मार्केट वैल्यू बेस्ड ऑन एन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन। द कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर वाज रिकॉर्डेड एज इनकम ड्यूरिंग द ईयर। पढ़ लिया? पहले इशू बताना है, फिर इशू से रिलेटेड प्रोसीजर बताने हैं। इशू कौन सा है? कैसे पता चला? डायरेक्टर का सिग्निफिकेंट, शाबाश। दूसरी चीज, अब रिलेटेड पार्टी के तो आगे 4 इश्यूज हैं, 5 इश्यूज हैं बल्कि। एक वो ये है कि जो रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई मैनेजमेंट आइडेंटिफाई नहीं की, 4-5 इश्यूज हैं। और फिर उसके बाद आगे वो आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, डोमिनेंट इन्फ्लुएंस और आर्म लेंथ बेसिस वगैरह। मेरा ये ख्याल है यहाँ पे वो इशू आएगा, रिलेटेड पार्टी नॉट आइडेंटिफाइड बाय मैनेजमेंट बट आइडेंटिफाइड बाय। कैसे पता चला कि ऑडिटर ने आइडेंटिफाई नहीं किया, मैनेजमेंट ने बताया? अब देखिए, नॉर्मली मैनेजमेंट डिस्क्लोज्ड, मैनेजमेंट इन्फॉर्म्ड का लफ्ज अहम नहीं होता। हाँ, यह रिलेटेड पार्टी वाला है, यहाँ पे खास तौर पे आइडेंटिफाई करना सिखाया ना आप, तो ये हमें पता चल गया रिलेटेड पार्टी है। अच्छा दूसरा, अब ये वाला इशू तो नहीं है, ये पता चल गया, तो फिर कौन से वाला है?
आउटसाइड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो कह रहा है मैं करता रहता हूँ। ट्रांजैक्शन टर्म्स जो है वो नहीं, ये साबित करें ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, ये कह रहे हैं आउटसाइड, मेरा तो ख्याल है नॉर्मल है। अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए करते हैं, लेकिन ये रिसर्च हाँ, ट्रांसफर नहीं करता, खुद इस्तेमाल करता है रिसर्च डेवलप करके, आगे ट्रांसफर तो नहीं ना करता। इसका ट्रांसफर करना यूनिक ट्रांजैक्शन है, नॉर्मल बिजनेस से हटके है, इसमें ये आइडेंटिफाई करना था। अब अगेन वही बड़ा फैसला यही है, ये बताया हुआ ना आपको, जिंदगी में कुछ फैसले छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं। छोटे फैसले सही नहीं करने, बल्कि कोशिश करनी है क्या कुछ फैसले छोटे गलत हो जाए, अब जानबूझ के नहीं लेकिन हो भी ना, क्यों भला, ताकि बड़े फैसले सही करने के लिए हमारे पास टाइम हो। एग्जाम में भी, जिंदगी में हर फेज पे ये होगा, कुछ किसी भी पोजीशन पे बैठेंगे ना, किसी भी पोजीशन, प्रैक्टिकल हो पर्सनल लाइफ हो, कुछ फैसले होते हैं छोटे छोटे, कुछ फैसले होते हैं बड़े। कोशिश करनी चाहिए सारे सही हो, लेकिन सारे सही नहीं हो पाते तो आपने किसको कॉम्प्रोमाइज करना होता है, छोटे बड़े फैसले पे नहीं, ठीक है। और जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कौन सा है, वो फैसला जो आपकी जिंदगी के हर दूसरे फैसले को अफेक्ट करेगा, वो भी बड़ा सोच समझ के करना है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा फैसला है जो जिंदगी के बाकी हर फैसले को इफेक्ट करेगा। और वो किस वक्त करना चाहिए, जिस वक्त कोई दुनिया नहीं देखी, कोई समझ बूझ नहीं है उस वक्त के जिस वक्त थोड़ी बहुत दुनिया देख ले, हाँ, जब थोड़ी बहुत दुनिया देख लें और हो सके तो किसी सियाने बंदे से मशवरा भी कर लें, लेकिन उस वक्त तो सारे दुश्मनी लगते हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। सब्सटेंटिव, भैया बात समझ आ गई आपको, इशू कौन सा है, हमें पता चल गया रिलेटेड पार्टी का टॉपिक है, हमें पता चल गया ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, उसके प्रोसीजर लिख देंगे। और मैं बड़ा खुश हुआ, मैं छाप दिया प्रोसीजर में, रट्टा लगाया ठक 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 ठक, वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, उसके साथ टर्म एंड फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्यों गलत, वो किताब में सिचुएशन लिखी हुई थी और यही प्रोसीजर किताब में लिखे हुए थे। हाँ, क्वेश्चन से लिंक करना है, शाबाश। उन प्रोसीजर को क्या क्या किधर लिखा हुआ है, ये इश्यूज आइडेंटिफाइड इन पार्ट, ये जो एंड पे लिखा होता है ना, आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए इन द अबव सिनेरियो इन द अबव सिचुएशन, इसका कोई मकसद होता है। क्या मकसद होता है भाई, किताब वाला रटा ना मार दो, ये इधर रिलेट करके लिखो। उस वक्त थोड़ा सा रिलेट करने में ना सोचने को टाइम लगता है, उस वक्त दिल कर रहा था फटाफट बस लिखते जाए, हाथ ना रुके, लिखते जाए लिखते जाए लिखते जाए। जितना सोचते हैं ना टेंशन फील होना शुरू, टाइम जाया हो रहा, टाइम जाया हो रहा, वो टाइम जाया नहीं हो रहा था, टाइम इन्वेस्ट हो रहा होता है, ठीक है। पेपर सही लिखना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा लिखने से, हाँ वो डायलॉग याद आ गया मूवी का, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो आंसर सही होना चाहिए, लेंथी नहीं। तो सही आंसर कैसे आता है, सोच के, इन्वेस्ट करें टाइम अपना, सिचुएशन से रिलेट करेंगे कि किताब में जो लिखा है छाप देंगे। एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट होते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट छाप देते हैं, सिचुएशन को मैच किया और छाप दिया। किसी जमाने में ना, आज से कोई 8-10 साल पहले ये अप्रोच चल जाया करती थी, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम IQ का स्तर चेंज हो रहा है। तो समझे इसको, आइडेंटिफाइड इन सिचुएशन है इन द अबव सिनेरियो का मतलब क्या होता है भाई। 7 निमट गया जी। अच्छा चले बताए मुझे, अब इसमें ये भी प्रोसीजर प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रोसीजर की। इसमें बताया प्रोसीजर कौन कौन से लिखेंगे। हुआ क्या, ट्रांजैक्शन रिसर्च एंड डेवलपमेंट थी, वो बेच दिया, उसको इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया। चलें, आइडेंटिफाई वाले प्रोसीजर नहीं, वो तब लिखते हैं जब मैनेजमेंट ने नहीं या ऑडिटर ने खुद आइडेंटिफाई किया हो। अब प्रोसीजर बताया मुझे, प्रोसीजर बताया, फिर मैं बताऊंगा क्या। हाँ, इंस्पेक्ट, उन्होंने कहा सर क्या ये ट्रांजैक्शन है, इसमें बोर्ड मीटिंग के मिनट्स को इंस्पेक्ट करने वाला प्रोसीजर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी अप्रूवल होती है। बिल्कुल, शाबाश, स्टेप 1 करेक्ट। और एक्सपर्ट, हाँ ये फेयर वैल्यू कहा, एक्सपर्ट साबित करे। एक्सपर्ट कैसे रेलिवेंट है, मार्केट वैल्यू,
ये इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन। हाँ, एक्सपर्ट जिसने वैल्यूएशन किया उसकी कंपिटेंस कैपेबिलिटी ऑब्जेक्ट, बेहतरीन प्रोसीजर, शाबाश। और बताएं, और क्या? इनका रिकॉर्डिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी ठीक है, लेकिन जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होती है ना, उसमें रिकॉर्डिंग से ज्यादा अहम कोई और चीज होती है, डिस्क्लोजर। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, रिकॉर्डिंग एंड डिस्क्लोजर, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। और रिटन रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से कि ट्रांजैक्शन जो है उन्होंने जो आर्म लेंथ बेसिस पे रिकॉर्ड की है, बिल्कुल ठीक है। और कंफ्लिक्ट ऑफ, क्या उस डायरेक्टर ने ये डिस्क्लोज किया हुआ है स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा अब आपने वॉल्यूम 1 ना ध्यान में आया कि उधर क्या लिखा हुआ है, जब जिस वक्त आपने ये सोचना शुरू कर दिया ना कि ये सिचुएशन वॉल्यूम 1 में केस स्टडी में प्रोसीजर वाली केस स्टडी में, जिस वक्त प्रोसीजर वाली केस स्टडी में ये सोचना शुरू कर दिया ना वॉल्यूम 1 में क्या लिखा हुआ है, आप फारिग है। ये नहीं सोचना, क्या सोचना है, क्वेश्चन के साथ बताया करते ना, क्या कर स्टेटमेंट लिखवाता होता था आपको, क्वेश्चन के साथ साथ चलना, ये क्या कहता, केस के साथ साथ चलना है, तो उसके साथ साथ चल के जो प्रोसीजर डन। हाँ, ट्रांजैक्शन जो है वो, हाँ जो टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट है रीड करे, शाबाश, जो सेल का एग्रीमेंट है रीड करे, उसमें टर्म्स ऑफ द ट्रांजैक्शन को मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन के साथ मैच कर, बिल्कुल ठीक है। इसी पार्टी के साथ और ट्रांजैक्शंस है वो भी रिप्रेजेंटेशन में आ गया, वो कि इस पार्टी के साथ जो उधर ट्रांजैक्शन है वो भी आइडेंटिफाई कर लिए, रिप्रेजेंटेशन में आ गया। अच्छा, एक चीज आप स्किप कर रहे हैं, मैं पहले देख लूं क्या सही स्किप कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। एक एस्पेक्ट आप स्किप कर गए, आपने नहीं मार्केट आपने कर लिया, डायरेक्टर का इंटरेस्ट वो आ गया हुआ उधर से, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जो रिकॉग्नाइज किया, क्या वो भी केस का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो उसकी वेरिफिकेशन, तो केस के अंदर से आपको पॉइंट मिल जाएंगे, सोचना शुरू करेंगे जब, ठीक है। तो फिर क्या सीखा हमने कि रिक्वायरमेंट सबसे अहम है, और जब प्रोसीजर की केस स्टडी आएगी तो केस स्टडी को पढ़ के वॉल्यूम 1 की तरफ नहीं जाना, वॉल्यूम 2 किताब की तरफ नहीं सोचना, बल्कि इन दी अबव सिनेरियो की तरफ जाना है। किसकी तरफ जाना है? इन दी अबव सिनेरियो, इन दी बुक की तरफ नहीं जाना, इन वॉल्यूम 1, इन वॉल्यूम 2, इन आई कैप बुक वगैरह वगैरह। हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्राइटेरिया, बिल्कुल क्राइटेरिया मीट होता है, कॉस्ट इनकर हुई नहीं हुई, क्राइटेरिया मीट हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल 2-3 पॉइंट लिख दें, लेकिन सारे पॉइंट ना लिख दें, मतलब आपने फ्लेवर देना होता है, ये ना हो कि 8 के 8 प्रोसीजर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फिट कर दें। हाँ, 2-3 प्रोसीजर लिखें। हमने कोशिश करनी है कि क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन को थोड़ा थोड़ा कवर करें, ये वैरायटी की कोशिश होनी चाहिए, वो नहीं ना होनी चाहिए। वो बताया था आपको हवाई जहाज का मजमून, यार बताया था ना, वो बच्चा जो सिर्फ एक ही कौन सा मजमून याद कर, क्रिकेट मैच का, आ गया हवाई जहाज का सफर, हवाई जहाज में बैठ के उसने नीचे देखा, मैंने नीचे देखा, क्रिकेट मैच हो गया, बस छाप दिया क्रिकेट। ऐसा काम एग्जाम में नहीं करना कि भैया मेरे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आते हैं, बाकी के तो मेरे को आते ही नहीं है, ये ट्रांजैक्शन के तो मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेट करके वो लिख नहीं। हमने वैरायटी सारे इश्यूज को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये कर सकते हैं, केस स्टडी रीड कर रहे हो तो उसमें जो की पॉइंट्स है, एरिया जो हम प्रोसीजर में इंक्लूड करने हैं, अंडरलाइन कर लें, बहुत अच्छा कर सकते नहीं बल्कि करना चाहिए, करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, वैल्यूएट, अच्छा ये तो आपको अंदाजा है, वैल्यूएट द अबव सिचुएशन एंड डिस्कस इंप्लीकेशन फॉर द ऑडिट रिपोर्ट। सिचुएशन को वैल्यूएट करना है, क्या सिचुएशन है, अब इसमें प्रोसीजर नहीं, ऑडिट प्रोसीजर नॉट रिक्वायर्ड, ये मेरा ख्याल आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होता है। हाँ, इसमें एक चीज, इसमें रिपोर्ट वाली केस स्टडी के अंदर आईकैप क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, आईकैप की एक रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज, आईकैप इसमें जो सबसे ज्यादा एरर आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, एक तो इशू आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेनेशन में, अगेन यहाँ पे भी जैसे उसने अगर लिखा ना कि एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने प्रोडक्शन प्लांट जो था, मशीनरी जो थी वो अवेलेबल फॉर यूज़ थी, अप्रैल में आपने उसकी डेप्रिसिएशन स्टार्ट की 1 जून से,
तो बच्चे नीचे क्या लिखते हैं कि ये मिस स्टेटमेंट है और आगे मटेरियलिटी की तरफ आपने जब ये लिखना है ना मिस स्टेटमेंट है, उसे एक्सप्लेन भी करना है कि IFRS कहते हैं डेप्रिसिएशन अवेलेबल फॉर यूज से होनी चाहिए, एक्चुअल यूज से नहीं। ये जस्टिफिकेशन लिखनी है, सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रेफरेंस लाजमी नहीं है, सिर्फ IFRS लिखें। IFRS रिक्वायर्स दिस, IFRS रिक्वायर, सिर्फ ये लिख लें, ठीक है। रेफरेंस देना लाजमी नहीं है। आप देख लें पूरे ना अकाउंटिंग का ना ऑडिट का, आपको कहीं रेफरेंस नहीं मिलेगा पूरे पेपर के अंदर। सोल्यूशन में देख लें शायद नहीं मिलेगा। रेयर केसेस में वो कंक्लूड है, नॉर्मल इंक्लूड नहीं करता, लाजमी नहीं होता, इसके कोई मार्क्स नहीं होते, ठीक है। कंपनी लॉ में भी आपको ये पढ़ाया जाता है, टेक्स्ट में भी। क्या सेक्शन याद करना जरूरी होते हैं? टीचर ने कभी बोला है? नहीं। तो स्टैंडर्ड में नहीं, स्टैंडर्ड क्या कहता है ये पता होना चाहिए, किस जगह पे कह रहा है ये लाजमी नहीं है। तो ये एक्सप्लेन करना है एक चीज। दूसरी चीज क्या कह रहा है? कह रहा है दूसरा स्टेप क्या होता है, एक तो ये हो गया मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन। इसमें कॉमन एरर क्या है, बच्चे मिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं करते। दूसरा क्या होता है, बताना है इफेक्ट इमटेरियल मटेरियल के परवेसिव। इसमें गौर से सुने, इसमें क्या रहा है, वो कहता है मैंने क्वेश्चन के अंदर अमाउंट्स दी होती है, बच्चे इफ मटेरियल इफ परवेसिव कर देते हैं। ये गलत है, इसके नंबर नहीं देता। कहता है क्वेश्चन में जब मैंने अमाउंट्स दी है, प्रॉफिट दिया है, मिस स्टेटमेंट की अमाउंट्स दी है, बच्चे को क्या करना चाहिए, कैलकुलेट करके बताना चाहिए 5% के साथ। 5% भी और 50% भी। 5% के साथ क्यों, पता चले मटेरियल है कि इमटेरियल। 50% ऑफ प्रॉफिट के साथ भी कंपेयर कर लेना है, परवेसिव तो नहीं। हाँ, यहां पे आई कैप की एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है जो पहले नहीं होती थी। आई कैप कहता है जब मिस स्टेटमेंट 20% होना, सॉरी जब मिस स्टेटमेंट 5% से कम हो तो बच्चा सिर्फ ये ना लिखे कि इमटेरियल है, बच्चा लिखे इमटेरियल इफ आल्सो इमटेरियल ऑन क्वालिटेटिव एंड एग्रीगेट बेसिस। क्वालिटेटिव ये लिखे इमटेरियल के साथ, ठीक है। जब मटेरियल होना 10% है जैसे, तो बच्चा जहां ये लिखे दिस इज मटेरियल बिकॉज मिस स्टेटमेंट इज 10% ऑफ प्रॉफिट या अमाउंट इज ग्रेटर देन मटेरियल, कैलकुलेट करके। तो साथ में ये भी लिखे दिस इज मटेरियल, ये लिख लिया, आगे ये भी लिखे बट इज नॉट परवेसिव। ये परवेसिव को भी डिस्कस आई कैप अब करवा रहा है, पहले नहीं करवाता था, अब करवा रहा है। हाँ, कोई भी रीजन दे दे उसकी, लेकिन ये बता। और अगर 70% है प्रॉफिट तो फिर लिख दे दिस इज परवेसिव एंड मटेरियल, मटेरियल भी लिखे परवेसिव, यानी वो क्वेश्चन में कह रहा है दोनों डिस्कस कर दे। हाँ, बिकॉज 70% ऑफ प्रॉफिट है, क्योंकि जाहिर है जो 50% से ज्यादा वो 5% से भी ज्यादा ही है। तो मटेरियल को जब इन शॉर्ट क्या बता रहा हूं कि जब उसने प्रॉफिट दिया हो, मिस स्टेटमेंट की अमाउंट दी हो, तो आपने इफ मटेरियल इफ परवेसिव नहीं करना, कैलकुलेट। हाँ, परवेसिव बता रहे, लेकिन उसकी एक मतलब वो क्वेश्चन में एक्सपेक्ट कर रहा है। जैसे जब हम ये कहते हैं ना कि मटेरियल है 10% मटेरियल है, तो भाई अंडरस्टूड है परवेसिव नहीं है क्योंकि 10%, लेकिन कहता है भैया साथ मेंशन कर दो। कुछ चीजें होती हैं एग्जामिनर चाह रहा होता है, अगर हमें फिर उसकी पसंद के मुताबिक चलना होता है। तो एग्जामिनर चाह रहा है कि जब हम मटेरियल लिखे ना इंपैक्ट, साथ में परवेसिव को भी डिस्कस कर दें है कि नहीं है, तो कर देंगे। कोई साइंस तो नहीं है कि है कोई साइंस। मटेरियल है लिख दे, साथ में लिख दे नॉट परवेसिव, और अगर परवेसिव है तो साथ लिख दे मटेरियल भी है। बहरहाल ना भी लिखे कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, सिर्फ मटेरियल पे कमेंट करने काफी है। लेकिन मैंने बता दिया कि वो अब ये चाह रहा है तो उसको प्रेजेंट कर दे। अच्छा, और छोड़े प्रॉफिट, उसने प्रॉफिट और एसेट्स दोनों दिए होते हैं। अगर दोनों दिए हो ना तो फिर प्रॉफिट की बेस पे डिसीजन करना है, बस टोटल एसेट को इग्नोर कर देना है। बाज टोटल एसेट सिर्फ उस वक्त रेलिवेंट होते हैं हमारे लिए जब प्रॉफिट की बजाय लॉस हो या प्रॉफिट बहुत थोड़ा सा हो, वरना हमारा मटेरियल और परवेसिव का फैसला प्रॉफिट की बेस पे ही होगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट का 50% चला गया तो एसेट को गोली मारे। प्रॉफिट। चलिए आगे भाई, ये बात समझ आ गई रिपोर्ट में कि केस स्टडी में वो क्या अच्छा, और एक और इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट में भी। अब तीसरा स्टेप क्या था, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट में वो अब ये उसने मेंशन नहीं किया, लेकिन बहुत से एग्जामिनर कमेंट्स को पढ़ के मैं आपके सामने रख रहा हूं। स्टूडेंट्स कंप्लीट इंपैक्ट नहीं बताते, यानी ओपिनियन की टाइप बता दी,
बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन डिस्कस करना भूल जाते हैं, की ऑर्डर मैटर का रेफरेंस लिखना भूल जाते हैं। हाँ जी, ये तो आपने रिपोर्ट पे इम्पैक्ट कंप्लीट बताना है, देख लेना है कि क्या इस इशू की वजह से ओपिनियन के साथ साथ कोई दूसरी चीज पे इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा। सर आपने भी एक मॉक में सवाल दिया था जिसमें ना आपने कंपैरेटिव फिगर्स दिए थे, तो उसमें ठीक है, उसमें रिपोर्ट में हम उसमें जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो गया था करंट ईयर में एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, तो उसमें हमें रेवेन्यू लेना चाहिए। हाँ, अगर प्रॉफिट में सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन आ जाए तो मटेरियलिटी रिवाइज हो जाती है, ये हमने सीखा है। तो वो कह रहे हैं कि मॉक में कोई क्वेश्चन था जिसमें पिछले साल के इसमें सारा प्रॉफिट सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो गया था, तो उसमें हाँ नेट एसेट, उसमें फर्क नहीं पड़ता, रेवेन्यू कर ले, नेट एसेट कर ले, कोई भी कर ले, प्रॉफिट नहीं करना। आई कैप ने इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, लेकिन उसमें उसने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट चेंज किया था। उसने बोला था इंटरम में प्रॉफिट कुछ हो रहा है और फाइनल में कोई एबनॉर्मल आसाग शाल लग गई थी, प्रॉफिट सिग्निफिकेंटली कम हो गया था, तो इससे फिर क्या होता है, हाँ मटेरियलिटी रिवाइज हो जाती है। लेकिन सर वो उसने ये भी तो मेंशन किया होता है कि बैंक ज्यादा फाइनेंस कर रहा है, वो जो इस तरह मटेरियल के अमाउंट कहीं पे डेट इक्विटी रेशियो का भी होता है, वॉल्यूम। हाँ डेट इशू, हाँ डेट इक्विटी रेशियो का वो फिर डिफरेंट इशू होता है, वो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का नहीं होता, वो होता है क्वालिटेटिव मटेरियलिटी का, क्वालिटेटिव मटेरियलिटी का। यहाँ पे इस पेपर में भी उसने एक एमसीक्यू में पूछा हुआ, इसने दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, दो एमसीक्यूज ना इसमें अच्छे हैं। ये रिपोर्ट वाला मसला समझ आ गया आपको? दो एमसीक्यूज मैं चाह रहा हूं कि आपके साथ वो थोड़ा सा, आपने इतना टाइम दे दिया, आपकी मेहरबानी, थोड़ा सा ये दे दें। एक इसमें था, कौन सा था, हाँ ये 5 वाला, शाबाश। इसमें अगर किधर है, इसमें अगर आप देखें उसने आपको मल्टीपल इंफॉर्मेशन दी है। ZTL यहां पे रिक्वायरमेंट के अंदर था, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंक्लूजन रिगार्डिंग मटेरियलिटी एट प्लानिंग स्टेज। तो उसने जो मटेरियलिटी के हवाले से पूछा हुआ है कि क्या कंक्लूजन होगा, किसके हवाले से, लेकिन इंफॉर्मेशन क्या दी है कि एग्रीमेंट किया है, बैंक ने बोला है 5% प्रॉफिट मीट करना है। अब ये बेसिकली रिस्क है कि अगर हमने इसको टारगेट मीट नहीं किया, ये रिक्लासिफाई करना पड़ेगा करंट के तौर पे, ठीक है जी। फिर इसके बाद उसने बोला ड्यूरिंग द ZTL माइग्रेटेड टू ए न्यू क्लाउड बेस्ड ERP सिस्टम, नया सिस्टम इंस्टॉल किया। ये भी किसकी तरफ इशारा है, रिस्क की तरफ। ये रिस्क की तरफ भी इशारा है, ये क्वालिटेटिव मटेरियलिटी की तरफ भी इशारा है, क्योंकि जो एग्रीमेंट की वायलेशन होती है ना, जो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन की वायलेशन होती है, वो क्वालिटेटिवली मटेरियल होती है। ये रिस्क की तरफ इशारा है। रेवेन्यू इज जनरेटेड थ्रू 60 ब्रांचेस विद फ्रीक्वेंट स्मॉल पोस्टिंग एरर, बहुत सी जगहों पे प्रोसेसिंग हो रही है, बहुत सी जगह, ये भी रिस्क की तरफ, इसका मटेरियलिटी से ताल्लुक नहीं डायरेक्ट। इन द प्रायर ईयर मैनेजमेंट रिफ्यूज्ड टू एडजस्ट ₹4 मिलियन ऑफ जजमेंटल मिस स्टेटमेंट, ये प्रायर ईयर की बात कर रहा है। अच्छा, अब यहां पे अगर आप देखें, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, कह रहा है बताइए कि कौन से वाला कंक्लूजन मटेरियल प्लानिंग स्टेज पे अप्रोप्रिएट, सेट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी दैट इज क्लोज टू द ओवरऑल मटेरियलिटी। अब देखिए ये परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की बात की, फिर उसने बोला रिवाइज ओवरऑल मटेरियलिटी अपवर्ड बाय सेलेक्टिंग ए मोस्ट स्टेबल बेंचमार्क। ये गलत है। क्यों गलत है भला? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि रिस्क बढ़ रहा है, उस हवाले से मटेरियलिटी क्या होनी चाहिए, डाउनवर्ड, लेकिन वो अपवर्ड कह रहा है, तो ये गलत कह रहा है। ये क्यों गलत है? सेट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी दैट इज क्लोज टू ओवरऑल मटेरियलिटी। जब रिस्क हो तो हम परफॉर्मेंस मटेरियलिटी ओवरऑल से कम करते हैं। सेट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सिग्निफिकेंटली लोअर देन ओवरऑल मटेरियलिटी। क्या ये कैसे ठीक है? क्वेश्चन में किस इंफॉर्मेशन से पता चला परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लोअर होनी चाहिए? एक तो रिस्क है और दूसरा ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमको पता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कैलकुलेट करने का एक तरीकाकार क्या होता है, ओवरऑल मटेरियलिटी में से पिछले साल के माइनस कर दें, ठीक है जी। सेपरेट मटेरियल लेवल ब्रांच ट्रांजैक्शन के ऊपर ये नहीं होगा, ये बेसिकली क्वालिटेटिव की तरफ वो लेके जा रहा है। अगर कोई क्वालिटेटिव इशू हो तो फिर हम कर सकते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हुआ कि हमें परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को रिड्यूस कर, दो बड़ी रीजन है रिड्यूस करने की जो क्वेश्चन से जस्टिफाइड हो रही है। कौन सी? एक पिछले साल में अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, उस वजह से रिड्यूस, और दूसरा क्या है, रिस्क हाई है।
एक ये था, एक और था, ये था वो इंटरनल ऑडिट वाला था। 7 में असल में वो ये कह रहा है इंफॉर्मेशन कि इंटरनल ऑडिटर के वर्क को आपने यूज करना है। कह रहे ओनली द चीफ इंटरनल ऑडिटर इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सम ऑफ अदर टीम मेंबर्स आर रिसेंट बिजनेस ग्रेजुएट विदाउट एनी रेलिवेंट सर्टिफिकेशन। ये इंटरनल ऑडिटर के किस इशू की तरफ इशारा कर रहा है? कंप्यूटर, शाबाश। Although the internal audit team reports quarterly to independent audit committee, their work assignments and annual bonuses are determined by finance director. Independent, शाबाश। हैं दोनों इशू, लेकिन क्वेश्चन के अंदर टाइप पड़ता है दो के अंदर, किस किस के अंदर? बी के अंदर और डी के अंदर। बी कहता बताओ कौन से वाला इशू आपके लिए सबसे ज्यादा अहम है, यही कह रहा है, मोस्ट क्रिटिकली वैल्यूएट। अब बी है कंपिटेंस, डी है इंडिपेंडेंस। पहली थॉट में मुझे भी ये लगा कि भैया ये दोनों ठीक हो सकते हैं, लेकिन फिर जब दोनों ठीक हो सकते हैं आपको पता क्या करना पड़ता है, फिर फिल्टर आउट करने के लिए सेकंड थॉट दी तो मुझे अंदाजा हुआ। किस वजह से अंदाजा हुआ कि बी ठीक है कि डी? हालांकि क्वेश्चन में इशू उसने दोनों रेज किए हैं। ज्यादा बड़ा इशू कौन सा है? कंपिटेंस ज्यादा बड़ा इशू इसलिए नहीं है, कंपिटेंस है 50-50। टॉप लेवल का बंदा जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जूनियर नहीं है, मतलब है लेकिन जूनियर लेवल में मसला है, टॉप लेवल में मसला नहीं है ये नहीं कह रहा नहीं है मसला, लेकिन आधा मसला है, आधा मसला। ये मसला जो है इंडिपेंडेंस का। और अगर आप जनरली भी देखें ना तो इंडिपेंडेंस और कॉम्पिटेंस, इन दोनों में से इंडिपेंडेंस ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ जी, इंडिपेंडेंस फ्रॉड की तरफ इशू आ जाता है, कॉम्पिटेंस एरर की तरफ जाता है, समझ रहे हैं? तो इसमें फिर करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या होगी? डी। ये थोड़ा सा जब दोनों ऑप्शन ठीक हो तो हमने से मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या करना है। चलिए, ये तो आज मुझे याद आया कि मुश्किल वाले हमसे, मेरे ख्याल इसमें यही मुश्किल वाले हमसे गया, ठीक है। एक वो क्राइटेरिया वाला था, लेकिन क्राइटेरिया वाला अंदाजा हो गया होगा आपको, लॉज एंड रेगुलेशन वाला, वो हमने डिस्कस कर लिया। हाँ 8 की तरफ आ रहे हैं, की तरफ। हाँ जी 8 पूछिए। जी जी सॉरी, एक मिनट ठहरिए, पढ़ लेते हैं। उनका कहना यह है कि सर वैल्यूएशन रिपोर्ट में उन्होंने बोला है कि रेट्रोस्पेक्टिव होनी चाहिए, लेकिन प्रोस्पेक्टिव किया उन्होंने शायद, मैं पढ़ लेता हूँ। While providing its service during the year managed change किया measurement basis from cost to revaluation, asset previously had carrying value 500 से उसको 1900 पे ले गया। ओह है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अच्छा सारा प्रॉफिट आया इसकी वजह से है, रिवैल्यूएशन की वजह से, लग रहा है ना आपको? Management has disclosed the reason for change in measurement basis, the fact that the revaluation model will be applied consistently going forward. Revaluation model, उसने एडजस्टमेंट नहीं बोली। आपके क्वेश्चन का पता क्या था? क्वेश्चन का ये था सर ये पॉलिसी चेंज है, पॉलिसी चेंज होता है रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव नहीं। तो क्वेश्चन में उसने प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन की है, गोइंग फॉरवर्ड। गोइंग फॉरवर्ड उसने एडजस्टमेंट नहीं की, पॉलिसी इंप्लीमेंट की है। आज के बाद ये पॉलिसी होगी, जो चेंज इन पॉलिसी का इफेक्ट है वो उसने बैक डेट से दिया है कि नहीं उस बारे में नहीं बताया। भाई बात समझ रहे हैं? मैं अगर ये कहूं आज के बाद पॉलिसी होगी वेटेड एवरेज, तो आज पॉलिसी मैंने चेंज की, समझा अगले साल भी यही रहेगी, अगले साल भी। इसका यह मतलब नहीं है कि चेंज का जो मॉनिटरी इफेक्ट है वो भी मैं प्रोस्पेक्टिव लेके चल रहा हूं, नहीं। पॉलिसी चेंज अब से ऑनवर्ड है, पॉलिसी चेंज का इफेक्ट वो जो स्टैंडर्ड ने बोला है उसके मुताबिक ही करूंगा मैं। हाँ बताया नहीं, ये पॉइंट, ये मैं इससे एग्री करता हूं। उसने बताया नहीं कि इस चेंज को उसने सही काउंट फॉर किया कि नहीं किया। एग्रीड, मैं भी इस पे 100% एग्री करता। इसीलिए हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लिखेंगे कि अगर तो पॉलिसी चेंज उसने रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट की है, फिर तो अनमोडिफाइड ओपिनियन और इसके साथ क्या की ऑडिट मैटर। और अगर रेट्रोस्पेक्टिव ने की, प्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट की है, तो फिर ये मिस स्टेटमेंट है। इसकी जो अब सिचुएशन में ये बताएंगे कि क्लास जो है वो उसको क्लास जो पूरी
क्लास हाँ, इवैल्यूएट द अबव सिचुएशन में ये बता दें क्या कि पूरी क्लास को, इंटायर क्लास को रिवैल्यूएट, बिल्कुल ठीक है, कह सकते हैं कि रिवैल्यूएशन इंटायर क्लास की हो और अपडेटेड हो, अब क्लोज टू हो। पूरी क्लास के बारे में नहीं बताया उसने, लिखा हुआ कहीं पे, कहाँ लिखा है? हाँ लिखा हुआ है, लिखा है सारा क्लास, पूरा इंटायर क्लास की हुई है, ये नहीं लिखना चाहिए, उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया। क्लियर, समझ आ गया आपको? हाँ, इसमें सिर्फ उसने सॉल्यूशन के अंदर ना की ऑर्डर मैटर के साथ एमसीओ मैटर भी दिया हुआ है, जो कि आपके लिए गुड न्यूज़ है। हालांकि आपने एग्जाम में की ऑर्डर मैटर लिखना है क्योंकि हमने रिवैल्यूएशन को की ऑर्डर मैटर के लिए, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि जहाँ कहीं आपको कंफ्यूजन हो तो इसका मतलब है वो एक्सेप्ट कर लेता है की ऑर्डर मैटर भी और एमसीओ मैटर भी, लेकिन आपने बाय बुक चलना है, यानी जो एग्जाम्पल जिस कैटेगरी में उसी के मुताबिक चलना। इसमें क्या था, ये तो इजी था, इसमें स्कोप लिमिटेशन थी, साइबर अटैक हुआ था, स्कोप लिमिटेशन थे। इफेक्ट मटेरियल था कि परवेसिव था? डू आइडेंटिफाइड साइबर अटैक ओवरसी डाटा सेंटर रिजल्टिंग लॉस ऑफ रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू इनएनालिसिस, ठीक है, एक ही एरिया से रिलेटेड रिकॉर्ड हुआ ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, ठीक है। एक क्वेश्चन था उसमें उसने बोला था साइबर अटैक की वजह से सारी की सारी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, उसमें स्कोप लिमिटेशन का इफेक्ट परवेसिव था। यहाँ पे उसने बोला कि एक एरिया से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे लाइकली टू बी मटेरियल, हाँ, बट नॉट परवेसिव। नॉट परवेसिव क्यों? क्योंकि मल्टीपल एरियाज को इफेक्ट नहीं किया उसने। क्या सिर्फ मटेरियल जस्टिफाई कर देना काफी है कि परवेसिव को भी डिस्कस कर देना चाहिए कि क्यों है या क्यों नहीं है? कर देना चाहिए। आई कैप कह रहा है आजकल, आई कैप कह रहा है आजकल की टेप्स में, समझ? डन। क्वेश्चन 9, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये तो आपका फेवरेट है, गोइंग कंसर्न एनालिसिस करना है। क्या मतलब गोइंग कंसर्न एनालिसिस? भाई इंडिकेटर्स ढूंढो इसमें से कि कौन से इंडिकेटर्स है जो गोइंग कंसर्न के लिए का इशू अराइज कर रहे हैं। अहम चीज पता क्या है? कह रहे हैं अपने सॉल्यूशन के 3 हेडिंग बनाओ, गोइंग कंसर्न असेसमेंट करो, इसकी इंडिकेटर्स ढूंढो जो गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट करें। क्या करो? इंडिकेटर्स ढूंढो और 3 हेडिंग्स बनाओ इंडिकेटर्स की, प्रॉफिटेबिलिटी वाले अलग, लिक्विडिटी वाले अलग, गेयरिंग वाले अलग। मुझे बताया प्रॉफिटेबिलिटी में आप किस किस इश्यू को डिस्कस करेंगे? ट्रेड रिसीवेबल नहीं, ट्रेड रिसीवेबल प्रॉफिटेबिलिटी के नहीं होते, वो लिक्विडिटी के होते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, बस है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया था, वह कहाँ दिया हुआ है? आखिरी लाइन में। वो हो गया, डाउन हो गया, डाउन हो गया, देखे ना 2024 और 25 डाउन हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी में भी है इशू। और कौन सा? लिक्विडिटी में कौन कौन से इश्यूज आएंगे? करंट रेशो और क्विक रेशो और डेटा। इंडिविजुअली भी कमेंट कर दें, इंडिविजुअली भी कमेंट कर दें। डेटा टर्नओवर रेशो, क्रेडिट टर्नओवर रेशो बढ़ रही है, क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, ये भी लिक्विडिटी में आएगा। वो क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे, शॉर्ट टर्म बोरिंग बढ़ रही है, वापस कहां से करेंगे? ये भी कमेंट कर, ये भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है। कैश एंड बैंक रिड्यूस हो रहा, लिक्विडिटी इशू है। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं, लिक्विडिटी इशू है क्योंकि पैसे नहीं आ रहे, ये भी लिक्विडिटी इशू है। इन्वेंट्री बढ़ रही है, बिक नहीं रही, लिक्विडिटी इशू। ठीक है, ये प्रॉफिटेबिलिटी इशू भी आ सकता है क्योंकि इन्वेंट्री नहीं बिक रही, इसका मतलब है घाटे में बेचनी पड़ेगी। करंट एसेट, हाँ ये करंट एसेट, तो हम करंट एसेट पे केले कमेंट नहीं ना करते, नेट वो क्या होती है करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अगर आप देखेंगे ना करंट लाइबिलिटीज के साथ, ये 900 है, ये 1800 का डबल है, 800। अच्छा सॉरी, तो पिछले साल की निस्बत तो कम है ना, करंट रेशियो पिछले साल की निस्बत तो रिड्यूस हो रही है, कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा वो। बताना मैं ये चाह रहा हूं कि डायरेक्ट करंट एसेट पे कमेंट करने के बजाय इंडिविजुअल के ऊपर कमेंट करें, पॉइंट ज्यादा मिल जाएंगे। और गेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है? डेट, लॉन्ग टर्म डेट, डेट इक्विटी रेशियो। इस साल की डेट इक्विटी रेशियो पिछले साल की कैलकुलेट करके देखें, कंफर्म है ये
फारग ही हो रही होगी, यानी डेट गियरिंग रेशो बढ़ रही होगी। ये जो डेट इक्विटी रेशियो है इसमें शॉर्ट टर्म बोरिंग फी लॉन्ग टर्म गियरिंग का मतलब लॉन्ग टर्म डेट होता है। सही मैंने सही सॉल्यूशन में देखा था शॉर्ट टर्म को ऐड किया हुआ शॉर्ट टर्म को हम इधर शो करेंगे लिक्विडिटी में, गियरिंग में लॉन्ग टर्म आता है। किसने सोल्यूशन, मैंने, मेरा सोल्यूशन तो नहीं था। शायद शॉर्ट टर्म किया हुआ था मैंने देखा था नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, जो आपकी करंट रेशियो और क्विक एसेट रेशियो है ना, वो आएगी आपकी लिक्विडिटी इशू में, वो शॉर्ट टर्म है। गियरिंग लॉन्ग टर्म है, इसमें लॉन्ग टर्म डेट इक्विटी रेशियो आएगी, सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट। चलिए ए तो कर लिया आपने, आखिरी सवाल, आखिरी, बस इसके बाद लेक्चर भी खत्म। आखिरी सवाल, इस पे पता चलेगा हमारी तपस्या सफल हुई कि नहीं। Discuss at least 8 key audit procedure that the auditor should perform for evaluating RAL's ability to continue as going concern. मैंने शुक्र किया कोई क्वेश्चन तो है जो मैं एज इट इज छाप दूं। गोइंग कंसर्न में जो प्रोसीजर थे वही, जब इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई छाप दूंगा। क्या मतलब, क्यों नहीं छापने, क्यों नहीं छापने? RAL, वो किताब वाले नहीं कह रहा RAL, तो आपने इसको थोड़ा सा रिलेट कर देना, ठीक है, कि लॉन्ग टर्म बॉयलिंग जो है ना, इंक्रीज किस लिए ली, फाइनेंस, ये इंडिकेट कर रही है कि कंपनी अपना ऑपरेशन से पैसे जनरेट नहीं कर रही। तो थोड़ा सा कमेंट करते जाएंगे केस के लिहाज से। हाँ, शॉर्ट टर्म पे रिलायंस, हाँ, क्या टेक्निकल कमेंट कर दिया कि शॉर्ट टर्म पे रिलायंस ज्यादा है, करंट लायबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब है शॉर्ट टर्म पे रिलाय ज्यादा कर रही है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा कंसेप्ट। और क्या स्पेसिफिक, यानी प्रोसीजर वहां से उठाएं, उन्हें कस्टमाइज कर दें सिचुएशन के मुताबिक, समझ रहे? यूज करने में हर्ज नहीं, लेकिन कस्टमाइज करना है। आपके सॉल्यूशन के अंदर ये इंफॉर्मेशन ज्यादातर प्रोसीजर में यूज होनी चाहिए। क्लियर जी? ये था हमारा आज के टिप्स एंड ट्रिक्स और सिमुलेशन इस एग्जाम की। जरा क्विक रिकैप करते हैं, जो कुछ हमने सीखा उसको रिकैप करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, एग्जाम में जब क्वेश्चन आए, सबसे पहले रिलैक्स होना है, ज़हनी तौर पे तैयार रहें। 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे झटके वाले, ज़हनी तौर पे तैयार रहें। हाँ, घबराना नहीं है आपने, ठीक है जी, छोड़ना भी नहीं है उसको। पेपर सामने आया, क्या करना है, हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़नी है और चैप्टर के साथ रिलेट करना है। फायदा क्या होगा, हमारा माइंड फोकस हो जाएगा उन्हीं चैप्टर के ऊपर, इररिलेवेंट वाले को अलग कर देगा। फिर उसके बाद 10 मिनट गुजर गए, बाकी टाइम बचा, क्या करना है, एमसीक्यू पढ़ के साथ साथ उसी वक्त फैसला करते जाना है। कोशिश करनी है बात के लिए ना छोड़े, थोड़ा अगर समझ में नहीं आ रहा उसी वक्त थोड़ा सा सोच के, क्योंकि बाद में दोबारा पढ़ना पड़ेगा। हर केस स्टडी में भी यही असूल है, एक दफा केस स्टडी पकड़ ली ना आपने, अब उसको कंप्लीट करके आगे चले, आधा अधूरा छोड़ के आगे चलेंगे, वापस आके फिर 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। उधर कंप्लीट करके निपटा के आगे चले, फिर उसके बाद आगे एमसीक्यूज कर लिए, बबल शीट फिल कर ली, बबल शीट होगी ना, फिल कर ली। इसके बाद क्या करना है, हाँ, तरतीब क्वेश्चन की तरतीब, मैंने आपको बोला था तरतीब में ना हमारे कुछ रूल्स ये होते हैं। इजी प्लस शॉर्ट, 4 तरह के क्वेश्चन में क्लासिफाई किया करता हूं, शायद आप भी ऐसे करें। इजी प्लस लॉन्ग, डिफिकल्ट प्लस शॉर्ट, डिफिकल्ट प्लस लॉन्ग। क्या क्वेश्चन तरतीब से करना जरूरी है? आई कैप के किसी भी तरतीब से कर सकते हैं। रिकमेंडेड तरतीब क्या है? इजी प्लस शॉर्ट पहले करें, दूसरे नंबर पे इजी प्लस लॉन्ग, यानी इजी वाले क्वेश्चन पहले करने हैं और उसमें शॉर्ट वाले पहले, लॉन्ग वाले बाद में, फिर डिफिकल्ट शॉर्ट वाले पहले और डिफिकल्ट लॉन्ग वाले सबसे एंड पे करने हैं, ठीक है। रिकमेंडेड बाकी आपकी अपनी मर्जी है। क्या 4A करने के बाद 5B कर सकते हैं? कर सकते हैं, बाद में 4B कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऊपर नंबरिंग का मतलब ही यही है कि पता चल जाए। तो ये तरतीब छोटी सी मैं आपको दे रहा हूँ, इसके मुताबिक करें तो अच्छा है, क्योंकि जब आप पेपर कर ले, जितना पेपर करके आगे निकलते हैं कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहता है। अच्छा, फिर इसके बाद एमसीक्यूज के बाद मैं क्वेश्चन की तरफ आ गया। मुझे रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन इजी लगता है केस स्टडी की तरफ निस्बत। पहले कौन से करने चाहिए?
रिप्रोडक्शन के कर लें। लेकिन अगर कोई रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन ऐसा है जो केस स्टडी पे डिपेंड करता है, वो केस स्टडी के साथ ही होगा। अगर कोई अलग से है तो वो जाहिर अलग से कर सकते हैं। तो मैंने रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन कर लिए। फिर इसके बाद केस स्टडी की तरफ आया। केस स्टडी में पहले छोटी केस स्टडी करूँ या बड़ी केस स्टडी? छोटी केस स्टडी करें। केस स्टडी मुझे थोड़ी सी मुश्किल लगती है कंपैरेटिवली, तो उसमें छोटी वाली केस स्टडी वाले क्वेश्चन पहले कर लें, बड़ी वाले ये तो तरतीब होगी। फिर इसके बाद क्या करना है हमने, अहम चीज़, कुछ गलतियां ऐसी हैं जो कि टॉपिक टू टॉपिक डिपेंड करती है, कुछ गलतियां हैं जो ओवरऑल किस्म की है। ओवरऑल किस्म की गलतियों में क्या मैंने आपको सजेशन दी, रिक्वायरमेंट को खास तौर पे बार बार पढ़ना है, 2-3 दफ़ा पढ़ने के बाद कंफर्म होने के बाद फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। फिर इसके बाद जो ऐसे केस स्टडी जिनमें इश्यूज को आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन भी करना होता है, उसमें आइडेंटिफाई आप लोग कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम होती है, एक्सप्लेनेशन का ध्यान रखना है। ये एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन होंगे रिस्क वाले, कंट्रोल्स वीकनेसेस वाले, ये होंगे आपके कोड ऑफ एथिक्स वाले इश्यूज आइडेंटिफाई करने हैं, प्रिंसिपल्स, ठीक है, गोइंग कंसर्न के इश्यूज आइडेंटिफाई करना। तो आपने आइडेंटिफाई करना है लेकिन बाद में इसको एक्सप्लेन भी करना है। और इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट वाले में क्या प्रॉब्लम होती है कि मटीरियलिटी की डिस्कशन गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक नहीं करते, इफ करके कर देते हैं, या इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट कंप्लीट डिस्कस नहीं करते, सिर्फ ओपिनियन बता देते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना। और सबसे बड़ा मतलब रिक्वायरमेंट समझने के बाद दूसरे नंबर में सबसे बड़ा असूल, आंसर जो करना है ना सब्सटेंटिव प्रोसीजर का, खास तौर पे वो वॉल्यूम 1 या वॉल्यूम 2 बुक के साथ मैच करके नहीं करना, बल्कि किसके साथ मैच करना है, इन द अबव सिनेरियो। डन जी। ये थी मेरी तरफ से सजेशंस। बाकी ज़ाहिर है जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था, अगर आपको कोई लगे कि आपके डिफरेंट अप्रोच है वो काम करती है, इसको फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। उस्ताद ने एक एवरी स्टूडेंट को सामने रख के सजेशन देनी होती है। बाकी आपकी अपनी जो भी तरीकाकार है पेपर अटैम्प्ट करने का, जो असूल हैं वो बेहतर हैं मेरे इस लेक्चर में बताए हुए असूलों से। क्यों भला? क्योंकि वो स्पेसिफिकली आपके मुताबिक है। मैंने वो बताया जो एक जनरल, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको काम की लगे, सिलेक्शन कर लें, जो चीज़ें काम की लगे उनको पिक करें, फॉलो करें, जो नहीं काम की लगे उनको इग्नोर करें, कोई इशू नहीं। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ। एक तो आप ये बता दें कि जो फॉर्मेट होते हैं रिपोर्ट के, तो वो अगर कहीं के कमेंट करो तो रिपोर्ट के अच्छा याद रखिए, रिपोर्ट वाले जो अमूमी तौर पे क्वेश्चंस होते हैं ना, या जैसे इंगेजमेंट लेटर है, जैसे रिपोर्ट है, जैसे रिप्रेजेंटेशन लेटर है, ये आपसे वो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन अमूमी तौर पे नहीं करवाएगा, वो आपसे एरर्स आइडेंटिफाई करवा सकता है। ठीक है, तो आपको उसे याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसमें से एरर आइडेंटिफाई, जैसे हमने रिपोर्ट में से आइडेंटिफाई करने सीखे ना, वो इशू होता था क्वालिफाइड ओपिनियन का, वो एमसो मैटर दे देता था, एमसो मैटर के अंदर वो रेफरेंस नहीं देता था, इस तरह के हमने इशू किया मैंने, तो वो करवाएगा। जैसे की ऑर्डर मैटर की ड्राफ्टिंग कैसे होगी, ये कोई रटा लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, बल्कि क्या करना है आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर मैटर का असूल क्या है। वो आपसे एरर्स ड्राफ्टिंग में निकलवा सकता है, जो पैराग्राफ है उसको रिप्रोड्यूस एक्सपेक्टेशन नहीं करेगा। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आपने मॉक नंबर 3 में दिया हुआ है कि उसने हेडिंग के नीचे एक ऐसी लाइन, मतलब उसने कहा कि इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन, तो हम क्या कहते हैं और एरर को भी लिखेंगे फिर आगे करेक्शन लिखेंगे, सिर्फ करेक्शन लिखेंगे? हाँ, क्वेश्चन का ये है कि सर अगर गलत रिपोर्ट उसे दे दी हो और उसमें कहे कि एरर आइडेंटिफाई करें, हम सिर्फ एरर आइडेंटिफाई करें कि करेक्ट स्टेटमेंट भी दें। इसका जवाब है जब एरर्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें एक अंडरस्टूड अजम्पशन होती है कि आपने करेक्ट अप्रोच भी बतानी है, सिर्फ ये नहीं बताना क्या गलत है बल्कि सही भी बताना है। जैसे उन्होंने कहा कि जी उसने कहा था कि इंटरनल कंट्रोल पे कोई मॉक 3 में क्वेश्चन था हमारा, थर्ड वाले मॉक में, कि इंटरनल स्टेटमेंट उसके नीचे दी हुई थी, इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा ऑडिटर। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल कंट्रोल पे ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करता, आगे करेक्ट स्टेटमेंट वो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा। और सर टाइम ठीक है, और टेस्ट किस तरह एलोकेट करना है, टाइमिंग याद रखे। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि आखिरी क्वेश्चन जो 18 नंबर का होता था ना, उसके लिए टाइम 15 मिनट होते थे। तो ठीक है, हर दफ़ा ये नियत करके मैं जाता था टाइम मैनेजमेंट करना है, लेकिन कर रहा था ना बाज़ औक़ात ध्यान में नहीं रहती चीज़ें। आपने कोशिश करनी है बाहर आ लिए हर क्वेश्चन के साथ टाइम एलोकेट करें कि ये क्वेश्चन फॉर एग्जांपल 5 नंबर का है, मैंने इसे 9 मिनट में कंप्लीट करना है। टाइमर साथ में कोई ले जाए, छोटी मोटी घड़ी, ठीक है, मैं घड़ी लेके जाके ना मैं बाजू में नहीं बांधा, मैं सामने रख लिया करता था, फ़ौरन नज़र पड़ जाती, फ़ौरन नज़र पड़ जाती, वो घड़ी सामने रखे, साथ करते थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते रहे। ठीक है, कोशिश करेगा। लेकिन 12 होता है, कोई क्वेश्चन अच्छा चल रहा हो ना, तो एक अंदर से फीलिंग आती है यार इसको तो अच्छे तरीके से कंप्लीट करे, बाकी पता नहीं कोई और होना है कि नहीं होना, तो वो फिर कर ले। कोई 1-2 मिनट का फॉर्मेट हो ना, ज़बरदस्ती नहीं करनी,
तो 2-3 मिनट में एक अच्छा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, उसको कर लें फिर आगे तो चलें। आपने कहा कि केस स्टडी मुकम्मल करके आगे चलना है, तो हमने तो टाइम एलोकेट किया हुआ है। हाँ, केस स्टडी करके आगे चलना है। अगर टाइम कंप्लीट हो गया है तो आपको लग रहा है कि आप अगले 2-3 मिनट में उसको कंप्लीट कर, आपको पता है क्या करना है आगे, आता है, 2-3 मिनट कंप्लीट कर ले तो फिर उसको कंप्लीट करके आगे जाए। वरना अगर आपको पता है ना अभी एक मैं 50-50 तीर तुक्के चला रहा हूँ, तो बड़े बड़े है हमारे तीर तुक्के चला लें, फिर आगे उसको छोड़ दें। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 6 क्वेश्चन आधे आधे करने वाला बच्चा पास हो जाएगा, 3 क्वेश्चन 100% कंप्लीट करने वाला बच्चा फेल हो जाएगा। ये एक जनरल रूल है। लेकिन सर कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें कंक्लूजन पे पहुंचना होता है। जी, कुछ क्वेश्चन है जिसमें कंक्लूजन पे पहुंचना होता है। कंक्लूजन पे ना पहुंचते आपको 0 नंबर देगा क्या? नहीं, हर स्टेप के मार्क्स होते हैं ना, जो जो आपने लिखा उसके मार्क्स मिलते जाएंगे आपको। ठीक है, तो बहरहाल अगर क्वेश्चन अच्छा था तो कंप्लीट कर ले, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं आपको ये कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ दोबारा अगर क्वेश्चन छोड़ देते हैं, टाइम बचता है, दोबारा भी आ सकते हैं। मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं, मैंने बताया आर्ट है, ये तरीकाकार है, आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर दोबारा आपको सारा पढ़ना पड़ता है, वो थोड़ा रीप्रोसेसिंग हो जाती है। तो सर अमूमी तौर पे टीचर यही सजेस्ट करते हैं, स्टार्ट में भी टीचिंग अपने कैरियर के स्टार्ट में मैं खुद भी यही सेशन दिया करता था कि अगर टाइम हो जाए तो फिर छोड़ दो ताकि बाकी क्वेश्चन कंप्लीट हो, फिर वापस आओ। ठीक है, लेकिन वो वापस आके ना टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन बहरहाल इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती कंप्लीट करें चाहे इस पर डबल टाइम लग जाए, नहीं, टाइम मैनेजमेंट भी साथ में देख लें। जो हमारा ऑडिट का पहला और होगा पेपर का, तो हम कितना कर लें तो हमें लगेगा कि हमारी टाइम स्पीड ठीक। ऑडिट के पेपर पहले घंटे में अगर आपने देखें, क्योंकि पहले में ना MCQs भी होते हैं, MCQs जल्दी हो जाते हैं, तो हाँ जी, तो MCQs को मिला के पहले घंटे में कोई अगर 30 नंबर का पेपर कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले घंटे की परफॉर्मेंस अमूमी तौर पे स्लो होती है, दूसरे घंटे की परफॉर्मेंस जरा मॉडरेट, तीसरे घंटे में ठक ठक स्पीड चलती है सही। तो उस लिहाज से पहले में 30 कर लिए, दूसरे में भी 30 कर लिया, आखिरी में 40 कर लिए, ये भी ठीक है। यानी दूसरे घंटे के एंड पे आपके पास 60-65 मिनट का पेपर कर लिया तो आप अच्छी पोजीशन में हैं। ठीक है, पहले टारगेट रखे 30 से 35 के दरमियान का नंबर पहले घंटे में, दूसरे में 60-65। सर अगर इस तरह के आधा घंटा रहता है और 30-35 नंबर का, आधा घंटा है, 30-35 नंबर का पेपर रहता है, पैनिक नहीं होना, आपने रीएलोकेट करना है। रिस्क रिवाइज हो जाता है ना कि अब मेरे पास अगर 15-15 नंबर के 2 क्वेश्चन है और आधा घंटा है, 30 नंबर और 30 मिनट, दोनों को 15-15 मिनट लगाएं, दोनों अटैम्प्ट करें, क्योंकि हर क्वेश्चन के जो इनिशियल मार्क्स होते हैं वो लेना आसान होते हैं। हर क्वेश्चन के इनिशियल मार्क्स लेना वो जल्दी मिल जाते हैं। तो बजाय ये कि एक क्वेश्चन के ऊपर 20 और दूसरे पे 10 मिनट लगाएं, या एक पे 25 दूसरे पे 5 लगाएं, दोनों पे 15-15 लगाएं, आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगी। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला सारे बच्चों को, आपको भी जो देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे, नहीं देख पाए किसी वजह से, अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फरमाए। और ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, ICAP का पेपर मुश्किल है और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। आपको ये बात शायद बुरी लगेगी, इसलिए क्योंकि अगर आसान होता तो हर कोई कर लेता। और आपको पता है दुनिया का असूल है कि जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो उसकी वैल्यू कम हो जाए। इकनॉमिक्स में पढ़ा हुआ ना आपने? हाँ, तो इसकी वर्थ इसी वजह से कि मुश्किल है, ताकि सिर्फ जो टॉप क्रीम है हमारी वही आगे चले। और दूसरा ये रीज़न होती है मुश्किल होने की, आप लोगों को तैयार ही मुश्किल सिचुएशन के लिए किया जा रहा है। आप लोगों ने चल के मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने जो क्वालिफाई जो करें, मतलब मेजॉरिटी स्टूडेंट कर लेंगे क्वालिफाई, कुछ शायद इधर उधर जो क्वालिफाई करेंगे उनको कोई क्लर्क बनाने के लिए ट्रेनिंग नहीं दी जा रही। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लर्क लेवल पे काम नहीं करता, मिडिल लेवल पे काम नहीं करता, हमेशा कहाँ पे काम करता है? टॉप लेवल पे। तो टॉप लेवल के मसले में शायद छोटे मोटे नहीं होते। बीकॉम में भी आप देखते होंगे कि स्टूडेंट कंपेयर करते हैं, बीकॉम का पेपर सीए के साथ कंपेयर कर लिया, कंपैरिजन नहीं बनता। क्यों? हाँ, वो भी काउंटिंग है, वो भी काउंटिंग, वो भी वो भी भाई वो किसी और लेवल पे तैयारी करवा रहे हैं, ये तैयारी किसी और लेवल की है। तो टॉप लेवल जितनी बड़ी पोजीशन होती है, आपका इम्तिहान भी उतना बड़ा होता है। ठीक है, तो ये पेपर डिफ़िकल्टी लेवल हमेशा से हाई रहा है ICAP के एग्ज़ाम्स का, आइंदा भी हाई रहेगा और होना भी चाहिए। आपने मेहनत करके अपने आप को इस काबिल बनाना है। और आप जिन स्टूडेंट्स ने रेगुलरली क्लासेस ली है, 80% क्लासेस ली है, 50% असाइनमेंट की है, 80-50 रूल। क्या? जिन स्टूडेंट्स ने 80% क्लासेस ली है, 50% असाइनमेंट की है, उन्होंने मेहनत कर ली जो रिक्वायर्ड थी, हक अदा कर दिया। अब सिर्फ ये है कि जो मेहनत की है ना पूरे 6 महीने में, उसको एग्जाम तक लेके जाना है। अब काम ये है, वो स्टूडेंट ने अपना मुश्किल जो था वो कर लिया काम।
तो कोशिश कीजिएगा। एंड पे एंग्जाइटी होती है, बड़े अजीबो गरीब ख्याल आते हैं, कभी आता है अगली दफ़ा पेपर दूंगा अच्छी तैयारी करके, कभी कहते हैं छोड़ देते हैं, ये हो गया, कभी फ्रस्ट्रेशन होती है, एंग्जाइटी होती है, तबीयत ख़राब हो जाती है, पेट ख़राब हो जाता है, कभी और मसले मसाइल होते हैं। ये नेचुरल हैं, इनको आपने इनकी वजह से पेपर छोड़ने का डिसीजन हरगिज़ नहीं करना और कॉन्फिडेंट रहें। 80% क्लासेस 50% असाइनमेंट है, आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। बाकी अल्टीमेटली कामयाबी नाकामी अल्लाह ताला के हाथ में। तो ख़ुद भी दुआ कीजिएगा, वालिदैन से भी कहते रहिएगा आपके लिए दुआ करते रहें। मेरी तरफ से भी खुसूसी दुआ सारे स्टूडेंट्स के लिए, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मेहनत की है पूरे सेशन में। जिन्होंने नई मेहनत की, अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करें। कोई नहीं, अगली टाइम में कर लेंगे कसर पूरी, अगली टाइम से रात C5 लेवल के टाइम। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।